आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नया टॉपिक यानी भारत में कृषि सब्सिडी और पीडीएस लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम एग्रीकल्चर टॉपिक उठाएंगे। उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स होंगे, कुछ डाटा होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, उनको देखेंगे। इसके बाद हम उसी में सब्सिडी को देख लेंगे और उसी में पीडीएस। इससे हुआ का एक बड़े टॉपिक्स हम एक ही टॉपिक्स में इंक्लूड करके उनको आपको पढ़ा देंगे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? इंडिया सेट टू रेज फ्रॉम बजट बाय ओवर 50%, बिगेस्ट इंक्रीज इन 6 years। मतलब होने वाला है ये कम होने वाला आपका 2025 के बजट में, संभावना है इसकी पूरी। तो होता क्या है, अगर बजट में इतना बड़ा यानी 15% बिगेस्ट इंक्रीज आ रहा है तो होगा क्या, ये आएगा आपका करंट अफेयर्स में। मैंने आप अफेयर्स में आने से पहले ही आपको बता दिया है कि अफेयर्स में आने वाला है करंट में, तो आपको कितनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो ये होगा हमारा जो क्लासेस होगी वो होगी आपकी कॉन्सेप्ट बेसिस पर, और आपको स्टैटिक लेवल का जो बेस होता है उस पर। बाकी की सभी कॉन्सेप्ट और मैंने इसमें शामिल किए ही हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स जो पीवाईक्यू में है और करंट में आता है या पीवाईक्यू में आ चुका है, अगर वो होता है तो इसके लिए हमने जो टर्मिनोलॉजी वाली क्लासेस रखी हुई हैं लास्ट के लिए, तो उसमें हम इनको शामिल कर देंगे सीधा सा। तो हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भारतीय कृषि की परिभाषा लिखेंगे, जो अभी इसमें पीपीटी में है नहीं, आप सीधा खुद से लिखेंगे। मैं बोलता चलता हूँ आपके लिए, सीरियस लिखिए। अब आप लिखेंगे किसकी, कि सामान्य रूप से लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती नहीं है। आप सीधे लिखिए किसकी, FAO। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। अब हेडिंग डाल दी आपने, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। आप सीधी सीधी लिखी जल्दी जल्दी। कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की जुताई फसल, कॉमा देके लिखिए फसल, कॉमा उत्पादन, सॉरी फसल उत्पादन, कॉमा पशुपालन, कॉमा वानिकी वानिकी और मत्स्य पालन सहित, मत्स्य यानी मछली पालन, मत्स्य पालन सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा और सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अब सीधा सा आपकी क्या हो गई, ये परिभाषा हो गई। अब आप क्या देखेंगे, भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं दिख लेंगी, और ये विशेषताएं सिर्फ हमने कुछ पॉइंट्स में डालने के लिए नहीं, बल्कि इन पॉइंट्स से भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है पीवाईक्यूज में, आप देख सकते हैं यूपीएससी में। तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जब हम अर्थव्यवस्था को सेक्टर वाइज बांटते हैं यानी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बांटते हैं, तो इसमें किस में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, मैंने आपको समझा दिया था पहली क्लास में, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आपको पता है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 54% जो भारत की जनसंख्या है वो कृषि में संलग्न है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि अभी तक जनगणना अभी हुई नहीं है, सेंसस अभी नए नहीं आए हैं, तो हमें 2011 की जनगणना को लेकर ही चलना पड़ेगा अभी भी। अब फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत के जीवीए का 18% क्या था हमारा, एग्रीकल्चर से ही आया था हमारा। मतलब एग्रीकल्चर का जो भाग था, वो कितना था, 18%। अब आपने पहले क्लासेस ली है तो आपको पता है जीवीए क्या होता है। अब और कुछ इसकी विशेषताएं क्या है, वो है निर्वाह। आपने सभी ने सुना होगा कि भारतीय जो कृषि की विशेषता वो है क्या है, निर्वाह कृषि। यानी भारत के अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि पर भी अपना निर्वाह करते हैं, यानी इसी के आधार पर उनका जीवन का जो पालन पोषण होता है, सीधा सा आपको पता है। क्योंकि क्या है, भारत की जनसंख्या का 54% यानी आधी से ज्यादा जनसंख्या, आपको खुद पता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में 70 करोड़ या कितना मानेंगे आप यहाँ पर, 70 से करोड़ कितने, 75 करोड़ के लगभग लोग हैं वो इसी पर निर्वाह करते हैं, यानी कृषि पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब मिश्रित कृषि का मतलब कैसा है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, एक मौसम में नहीं होती और एक फसल नहीं होती कि मान लीजिए सिर्फ हम गेहूं कर रहे हैं। हम हर तरह की कृषि करते हैं, जैसे हम खाद्य फसलों की भी करते हैं तो साथ में व्यापारिक फसलों की भी।
यानी जो नकदी बोलते हैं इनको, नकदी नकदी फसल बोलते हैं, जो व्यापार योग्य होती हैं फसलें उनका। तो हम सभी तरह की फसलें करते हैं, हर एक मौसम में करते हैं। खरीफ रबी आपने जायद आपने सब सुना होगा। अब ये क्या है, मानसून पर निर्भरता। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मानसून का एक कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है किस पर, हमारी एग्रीकल्चर पर। हमारी जो फसलें हैं वो मानसून पर ही आधारित हैं। अगर किसी साल पानी की कमी होती है, ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कभी क्या होता है, पानी की कमी से सूखा पड़ता है। तो आपको पता है जो चावल की खेती है, यानी कि क्या, धान की खेती है, उस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भले ही अगर ज़्यादा पानी हो जाता तो क्या, इस पर फिर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? इसमें क्या होती है, पौधों में जो इन्फेक्शन फैलता है और सड़न पैदा होती है, तो क्या होता है, इफेक्ट नकारात्मक पड़ता है इस पर। यांत्रिकीकरण की कमी। अब देखिए, ये विशेषता तो इसकी है, लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे कि वर्तमान में तो यंत्रों की जो संख्या है वो बढ़ रही है फसलों में। लेकिन आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर और सारी कई चीजें जो यंत्रीकरण में आती हैं, वो फसलों में जो खेती है उसमें कम हो रही है यूज। कैसे हो रही है, आप देख रहे होंगे आसपास तो हो रही है, लेकिन भारत के अगर हम ज्यादातर क्षेत्रों को देखें तो वहां पर भी अभी यांत्रिकीकरण की कमी है। यानी लोगों के द्वारा अपने हाथों के माध्यम से ही ज्यादा कार्य किया जाता है, जैसे कि फसल की कटाई, बुआई और आदि कुछ जो भी प्रक्रिया होती है कृषि में, वो अपने हाथों से की जा रही हैं। अब क्या है, खाद्य फसल प्रधान। आपको पता होगा कि भारत एक खाद्य फसल प्रधान, यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव का देश है, और गांव में सबसे ज्यादा क्या है, आपकी कृषि है। तो कृषि प्रधान देश होने का क्या है, ये खाद्य फसल प्रधान, यानी हमारे यहाँ जो फसल होती है, यानी जो पैदावार होती है वो खाद्य फसल ज्यादा होती है, ना कि व्यापार हेतु। तो हमारा जो प्राथमिक या प्रायोरिटी है वो किसकी है, खाद्य को लेकर, और सेकंड किसको लेकर है, हमारी नगदी को लेकर, कि हम उनका व्यापार भी कर सकें। प्लस गहन खेती, कम उत्पादकता और छिपी हुई बेरोजगारी। गहन खेती यानी हम एक ही खेत में ज्यादा ज्यादा खेती करने की कोशिश करते हैं, या ज्यादा ज्यादा खेती करते हैं, जिसके कारण कई हैं। कई कारण कैसे हैं इसमें, इसके 2 या 3 कारण हम देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो कि भूमि की कमी, कि हमारे पास भूमि की कमी, कमी क्यों नहीं, अब आप बोलेंगे भूमि की कमी नहीं है, कमी इसलिए है क्योंकि उसकी तुलनात्मक रूप से जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, गहन खेती करनी पड़ती है। गहन खेती का मतलब क्या है, एक ही खेत में हम बार बार क्या करते हैं, खेती करते हैं। यानी हम एक ही खेत से क्या लेते हैं, 3 फसल लेते हैं। अभी हम आपको पैटर्न बताएंगे और प्रकार बताएंगे किस प्रकार से खेती ली जाती है। हो सकता है हम क्या करें, अलग अलग मौसम में अलग अलग खेती को पैदा करें या पैदावार करें फसलों की, या हम क्या करें, इसमें लाइन डाल दें। तो हम ऐसे करें कि इसमें अलग खेती हो रही है, इसमें अलग खेती होती है, क्या आपकी गहन कृषि। इसका सीधा सा कारण क्या है कि जनसंख्या ज्यादा है और भूमि की कमी अगर कंपेयर करके देखें तुलनात्मक रूप से तो कम है। उत्पादकता, उत्पादकता हमारे जो देश की भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी कम कम है उत्पादकता। क्योंकि ज्यादातर जो आप उत्पादकता देखेंगे वो किसमें देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी आपको ज्यादातर कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको कहाँ पर, जहाँ पर नदियां ज्यादा हैं। और नदियां से विशेष मतलब क्या, जहाँ पर हिमालय, जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से आने वाली नदियां वो जहाँ ज्यादा हैं। क्यों? अब आप देखेंगे कि सर आपने पहले नदियां बोला, जो रिवर्स हैं वो ज्यादा है, तो क्यों? रिवर्स का मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब है सीधा से हिमालय से आने वाली नदियां। इससे क्यों? क्योंकि आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा खादर और बांगर की जो अवधारणा है वो, कि खादर क्या होता है, नई मिट्टी होती। तो होता क्या है, जब पहाड़ों से पानी आता है, पहाड़ों से पानी निकलता हुआ आता है, तो क्या होता है, उसके साथ मिट्टी के कुछ कण भी आते हैं। तो जो मिट्टी आती है वो नई मिट्टी आती है। उस मिट्टी के बाद उस मिट्टी से आपके क्या होता है, आसपास के खेतों में ये मिट्टी पहुंचती है। आपने खुद ने सुना होगा कि 600 से 700 मीटर और इससे भी ज्यादा क्या है आपका ग्राउंड है, उसके कितने खेत हैं, जो भी आपका जो मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र किसको बोलते हैं? ये आपका उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, फिर किस में आता है आपका, ये आपका राजस्थान का कुछ पूर्वी हिस्सा कुछ, और फिर इसका कौन सा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा क्षेत्र, थोड़ा बुंदेलखंड का आप इधर मान लीजिए, ये नहीं आता इसमें। इसमें आपका बिहार और इससे होते हुए थोड़ा सा झारखंड का हिस्सा, इधर आपका पश्चिम बंगाल। तो इसको क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र किसकी किसके लिए बोलते हैं, यहाँ पर मिट्टी है वो काफी उत्पादन करती है, यानी काफी उपजाऊ है।
अब आपको बेरोजगारी टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है, हमको क्या क्या पढ़ना अभी, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता पढ़ना है। तो बेरोजगारी में क्या पढ़ेंगे आप, छिपी हुई बेरोजगारी। इसको सिर्फ एक पॉइंट में समझ लेते हैं हम कि देखिए, अगर एक खेत है, इस पर एक परिवार जो निर्वाह करता है, इस परिवार में 5 व्यक्ति हैं, लेकिन जो खेत की जो डिमांड है, यानी जो मांग है, वो कितने की है, सिर्फ 2 लोगों की, कि 2 लोग चाहें तो इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं और जितनी उत्पादकता हो रही है उतनी ही उत्पादकता को वो ले आएंगे। लेकिन होता क्या है, 5 के 5 व्यक्ति इसी में कार्य कर रहे हैं, यानी जो 3 लोगों का कार्य इसमें था ही नहीं, वो भी इसी में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये 3 लोग बेरोजगार माने जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। और इसको एक और नाम क्या है इसका, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। अब ये हुई कुछ इसकी विशेषताएं। आशा है कि आप सभी लिखते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताते हैं पीपीटी के अलावा। देखिए, आपके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जो पॉइंट्स डायरेक्ट हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इनको इनको लिख लीजिए, तो वो तो आप पीपीटी से लिख ही लेंगे। लेकिन जिन पॉइंट्स को हम समझाते हुए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन साथ में करते जाना है। अब ये क्या है, भारत में कृषि अवलोकन और महत्व। कृषि क्षेत्र में 42.3% जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है और भारत की सकल घरेलू और चालू कीमतों पर, आपको पता है कि जीडीपी चालू कीमतें क्या होती हैं और आपकी कौन सी स्थिर कीमतें कौन सी होती है, मैंने आपको बता दिया है। 18.2% योगदान देता है। अब आप यही समझ जाइए कि जनसंख्या कितनी है हमारी, 42% जनसंख्या वो आजीविका प्रदान करता है, सीधा सा। अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि आपने पहले बोला था कि संलग्न कितनी, 54%। तो संलग्न है यानी शामिल है, कृषि करती है। कृषि को करना और आजीविका होना एक बात नहीं है। आजीविका का सीधा सा मतलब क्या है, कि इनकी पूरी डिपेंडेंसी वो सिर्फ कृषि पर ही है। कितने लोगों की, 42.3% लोगों की। और बाकी के जो अन्य व्यक्ति हैं, 54% के जो बाकी बचे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के लोग, वो कृषि कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य कार्य भी करते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो आप समझ होंगे कि अंतर क्या है पिछले 5 वर्षों में। अब ये पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, और आया हुआ भी है। ये एग्जाम में कब आया है, 21 में आया है, 22 में, 23 में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। 22 में तो 21 और 22 में तो बना ही हुआ है। इसमें पूछता है कि पिछले 5 वर्षों में खेती की क्या व्यवस्था रही, यानी कृषि की क्या अवस्था रही है। तो वर्षों में 4.18% प्रति वर्ष की विकास दर बनाए रखी है। अब ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक ये पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट, भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर 18.2% का योगदान देता है। अब ये ज्यादा एक महत्वपूर्ण है नहीं आपके लिए। भारत चावल, गेहूं और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप पीवाईक्यू को लगातार देख रहे हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर हमेशा 2 विषयों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि आपका इकोनॉमी का भाग है और आपका कौन सा भाग है, ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ज्योग्राफी का भाग है या इन्वायरमेंट का भाग है। तो किसी का भाग हो, आप पीवाईक्यू देखते रहिए, आपको पता लगेगा कि चावल से ही संबंधित, धान की खेती संबंधित लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कब से, 2013 के बाद से। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, कि ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक किस किस में, आपका चावल, गेहूं और कपास। दूध और दालों में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी इसका सेकंड है और इसका क्या है, फर्स्ट है। अब इसको आपको नोट डाउन करते जाना साथ में। हालांकि इसमें लिखा हुआ है, तो ना भी करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वाले पैराग्राफ को। हालांकि खंडित भूमि जोत, कम मशीनीकरण और वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता जैसी चुनौतियों के कारण फसल की पैदावार वैश्विक मानकों से नीचे बनी हुई है। मैंने आपको कारण बता दिया था अभी यहाँ पे, यांत्रिकरण की कमी, मानसून पर निर्भरता और बेरोजगारी और कम उत्पादकता। अब डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण है क्या, 22 और 23 में 329.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ये यूपीएससी पूछेगा ही नहीं, ये फैक्ट तो सिर्फ देखने के लिए है, आप सिर्फ देख लीजिए एक बार। हालांकि मौसम परिवर्तनशीलता के कारण थोड़ा कम होगा, इतना हो गया, तो ये नहीं पूछेगा। हो सकता है इतना पूछे कि 22-23 से 23-24 तक क्या हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई। तो आप सीधा से बोलेंगे, आप सीधा से याद कर लीजिए, क्या हुई, कमी हुई। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये पॉइंट या ये योजना खुद में ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको क्या करेंगे आप, साइड में, मैंने अब बोलता हूँ ना आपसे कि साइड में जो आपका नोट्स होता है, तो उसके साइड में जो लाइन होती है, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे।
और उसके नीचे लिखेंगे कि आगे करंट अफेयर से इसको पढ़ना है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। विविधीकरण कार्यक्रम जैसी सरकारी पहल, जल की अधिक खपत वाली, खाद्य सुरक्षा मिशन, इसको सीधा सा अभी समझ लेते हैं। इसके बारे में जो और फैक्ट्स होंगे उनको आगे समझ लेंगे करंट अफेयर्स की क्लासेस में। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमारी जो खेती हो रही है उसमें क्या करना है, हमको यांत्रिकीकरण करना है उसका, यानी उसमें मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। सेकंड, हमको उसमें उत्पादकता बढ़ाना है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, रासायनिक और जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर है, उसका उपयोग नहीं करना है। हमको जैविक खेती की ओर बढ़ना है सीधा सा। अब उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? उत्पादकता बढ़ेगी कैसे? हमारी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होने पर। देखिए, आप सभी को पता है कि मिट्टी की गुणवत्ता हर एक फसल, हर एक मिट्टी के लिए नहीं बनी होती है। अगर आप लैटेराइट मिट्टी में अगर खेती करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा उत्पादकता कम ही होगी। अगर आप भले ही कोई सी फसल करें, अगर वो जलोढ़ मिट्टी में होगी तो उत्पादकता होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पहले अपनी मिट्टी को चेक कराएं कि वो कौन सी मिट्टी है और वो कौन सी गुणवत्ता धारण करती है और उसमें किस चीज़ की कमी है। अगर उसमें ह्यूमस की कमी है तो हम क्या करेंगे, उसमें ह्यूमस डालेंगे। ह्यूमस क्या होता है? आप इसको क्या बोल सकते हैं, जैविक पदार्थ होता है। जैविक पदार्थ का सीधा क्या मतलब है, पेड़ों की जो पौधे और या पेड़ पत्तों की जो पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, जब वो क्या होता है कई सालों में, 50-60 साल या 100 साल में क्या होता है, वो मिट्टी जैसी बनने लगती हैं। तो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं हम ह्यूमस। तो ह्यूमस की कमी, तो हम उसमें ह्यूमस डालने की कोशिश करेंगे। तो इस मिशन का मतलब ही क्या है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना। और साथ में ही किस चीज़ को बढ़ावा देना, कि मान लीजिए हमारे यहाँ धान की खेती ज़्यादा हो रही है, गेहूं की खेती ज़्यादा हो रही है, तो इसका तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतनी कम हो रही है कि उनका इंपोर्ट करने में हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जैसे कौन सी, दलहन। और ये पॉइंट स्टेटमेंट डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि हम दलहन तिलहन फसलों को क्या करते हैं, आयात करते हैं। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन है ये बात किसकी, 21-22 या 18 से लेके 22 के बीच में। देखिए, आपको 100% 3 से 4 क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको। और क्या आपका एमएसपी से साथ विविधीकरण को प्रोत्साहित किया है सीधा सा। अब पशुधन और मत्स्य पालन, अब इससे संबंधित फैक्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं। सीधा सा इसमें याद करना, फैक्ट्स आपको ज्यादा याद नहीं करने, कैसे 30.38% ये देखना नहीं है। सीधा सा आपको देखना क्या है कि एक इसमें क्या योगदानकर्ता बन गया है, देसी नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अभी जो साइड लाइन में आपने नोट्स बनाया था उसके साइड में एक और योजना लिखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सेकंड लिखिए, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन। मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सिर्फ आपको ये योजना लिखना है, इन योजनाओं को हम बाद में पढ़ेंगे। अब आधुनिकीकरण क्या है, ये सिर्फ अच्छी चीजें हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है, ये कॉन्सेप्ट है एक प्रति बूंद अधिक फसल। इसका सीधा सा मतलब क्या है आपका, ये आपका कहाँ से उठाया गया है, ये कॉन्सेप्ट उठाया गया आपसे कहाँ से। आपसे बोला जाता है ना, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन को पढ़ा कीजिए। उस कुरुक्षेत्र मैगजीन का ये एक पूरा डिटेल में एक बुक ही आई थी, क्या, प्रति बूंद अधिक फसल, उसका टाइटल था। उसमें सीधा सा लिखा हुआ क्या था, उसमें एक ही चीज लिखा हुआ था कि हम कैसे कम पानी की इनपुट से अधिक फसल को पैदा करें। यानी जिस खेती को पैदा करने में, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक पौधे को पैदावार या उच्च पैदावार के लिए हमको कितना, 50 लीटर पानी हमारा लग रहा है, तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं अपनाना है, कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाना है जिससे क्या हो, ये 50 लीटर मिनिमम जितना कम जा सकता है कि इसकी उत्पादकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़ते हुए हम पानी की कमी को करें। यहाँ तक कि जैसे 30 कर दिया हमने, और 30 लीटर तक क्या हो रहा है, उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं आ रही। अब ये कैसे होगा, आपने नाम सुना होगा, कौन सा आपने, माइक्रो इरिगेशन, यानी सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई इसी के अंतर्गत क्या आता है आपका, इसी के अंतर्गत आता है आपका क्या, इसी के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई। ड्रिप क्या होती है, ये खेत हैं, खेतों में जो आपके पौधे लगे होते हैं, इसी के पास में एक पाइपलाइन डाली जाती है छोटी सी, जिसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जो कि क्या होता है, पौधों के पास में छिद्र होते हैं। तो क्या होता है, जैसे भी आपके पानी यहाँ से मोटर को स्टार्ट ही जाता है, तो ये पानी डायरेक्ट जड़ों में पहुंचता है।
जबकि आप जो पारंपरिक कृषि देखते हैं उसमें क्या आता है, पानी यहाँ से बहता हुआ पूरे खेत में जाता है। जबकि इसमें क्या किया है उन्होंने, हर एक पौधे के लिए एक छिद्र छोड़ दिया है और जितना पौधों को आवश्यकता होती है सिर्फ उतना ही पानी फैलता है। बाकी का जो मिट्टी में पानी जाता था उसकी जो फालतू का जो पानी बहता था उसमें कमी कर दी गई। तो ये क्या आपकी ड्रिप सिंचाई। अब स्प्रिंकलर क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में एक पाइप लगा रहता है, इसके ऊपर एक मशीन टाइप का कुछ लगा रहेगा। ये क्या करेगा, पानी फेंकता रहेगा आसपास। आप सभी ने, लगभग सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप क्या करेंगे, आज ही गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे स्प्रिंकलर सिंचाई, तो ये फेंकता रहेगा। इससे क्या होगा, अगर ये यहाँ लगा होगा तो यहाँ तक का क्या करेगा, ये कवर कर लेगा। इससे होता क्या है, ये कम पानी को फैला के करता है, यानी सीधे जैसे जैसे वर्षा हो रही है, यानी जो बरसात हो रही है उस तरह से ये पानी को फैलाता है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रति बूंद अधिक फसल। अब ये क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को लिखेंगे किसके लिए, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण है कि ये किससे संबंधित है, तो ये है किसका, आपका कृषि और सिंचाई से संबंधित। और इसमें क्या क्या मैंने आपको दो पार्ट बता दिए, क्या सूक्ष्म सिंचाई में क्या क्या था आपका, आपका ड्रिप सिंचाई और आपका क्या स्प्रिंकलर सिंचाई, आपको ये लिखना था। अब ये पॉइंट जो आपको याद करना है किसके लिए करना है, मेंस के लिए। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा डाल देना है कि हमको प्रति बूंद अधिक फसल जैसी योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अगर ये पॉइंट आपने डाल दिया तो क्या होता है, आंसर इफेक्टिव बनता है। यानी उनको पता होता है कि इनको नॉलेज बहुत अच्छी है कि इन्होंने एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी या अवधारणा का प्रयोग किया है। ये क्या है, प्रति बूंद अधिक फसल। अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ा सा सिंपल भी बनाएगा, तो यूपीएससी क्या बना सकता है कि ई नाम संबंधित है। अब वो क्या बोल देगा कि आईटी सेक्टर से, अवसंरचना क्षेत्र से, कृषि से संबंधित है और आदि। और ये स्टॉक मार्केट चौथा ऑप्शन। तो ये किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब ये है क्या, ई नाम कुछ नहीं है। ई नाम एक मार्केट है, कौन सा, डिजिटल मार्केट है। उस पर क्या होता है, किसान भाग लेते हैं, उनको क्या लगता, पता लगता है कि जो फसल है उसकी रेट क्या चल रही है, और अन्य नॉलेज जो उनको चाहिए होती है, कैसे कि इस फसल में किस चीज की उर्वरकता, किस उर्वरक या फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत होती है, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कैसे होती है, किस मिट्टी में किस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, मतलब किस चीज की कमी होती है, उसमें हम क्या ऐसा क्या ऐड करें जिससे क्या हो, उसकी उत्पादकता अधिक हो जाए। तो ये क्या आपका ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम। तो ई नाम आप याद रखिएगा। खाद्य प्रबंधन और वितरण क्या है, कोविड के दौरान आपको पता है कि हमारे जो भारत सरकार है उसने क्या किया था, फ्री में आपको क्या बांटा था, खाद्य पदार्थ आपको बांटे थे, जैसे कैसे, चावल गेहूं आदि जो चीजें हैं, दाल, सब कुछ। चुनौतियां क्या है, चुनौतियां आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, यूपीएससी 2018 में पूछा भी जा चुका है, ये क्या है, कृषि पर टैक्स नहीं लगता, सिर्फ ये इतना ही याद रखना है। अब याद रखने की और चीज क्या है कि अगर वो थोड़ा डीप पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के अनुसार, क्योंकि किसी व्यक्ति की कुल आय के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता, किसी भी कृषि गतिविधि से उत्पन्न आय को सरकार द्वारा कर से टैक्स से छूट दी गई है, क्योंकि इसे किसी व्यक्ति की कुल आय के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता। सरकार घरेलू तेल पेराई उद्योगों की हितों की रक्षा के लिए खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क लगाती है। यानी सेकंड पॉइंट क्या कह, पहला पॉइंट आप समझ रहे होंगे, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में जो तेल उत्पादन हो रहा है, जो उद्योग है उनको बचाने के लिए क्या करता है, जो बाहर से आने वाला जो तेल है, जो ऑयल है, उस पर क्या लगाता है, वो सीमा शुल्क लगाता है। सीमा शुल्क आपको पता है कि हमारी सीमा के अंदर आएगा तो हम क्या कर देंगे, मान लीजिए 100 रुपए का तेल आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, 10% इस पर क्या लगा देंगे हम, सीमा शुल्क। यानी आप कितने का बिकेगा, ये बिकेगा आपका कितने का, 110 रुपए का। अब पॉइंट्स आ गए, जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। अब उत्पादन क्या होता है, उत्पादन होता है किसी निश्चित भूमि के टुकड़े से कुल उत्पादन या उत्पादन, यानी कि कितने क्षेत्र से कितना उत्पादन हो रहा है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में कितने इनपुट पर कितना आउटपुट मिलेगा। अब सेकंड अवधारणा क्या है कि हम कितना इसमें, एक विशेष क्षेत्र है, हम इसमें इतना बीज डाल रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, यानी इससे उत्पादन कितना मिल रहा है। यानी हमने 1 किलोग्राम गेहूं डाले तो हमको कितना मिल रहा है, 10 किलो मिल रहा है या 15 किलो या 20 किलो, कितना भी मिल रहा है, तो हमारा उत्पादन कितना है। तो ये क्या है आपका उत्पादन। अब पॉइंट याद रखने की चीजें कौन सी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाले, दालें, दूध और जूट उत्पादक है। ये याद रखने की चीज है
प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्व, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। और चावल चीन के बाद, लेकिन चावल में क्या है, चावल में हम सेकंड नंबर पर हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने की एक और चीज क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। यानी जो चीन है वो चावल ज्यादा पैदा करता है, इस पर क्या आता है, वो फर्स्ट रैंक पर आता है, फर्स्ट रैंक। लेकिन वो ज्यादातर कंजप्शन यानी उपभोग चावल का खुद ही कर लेता है, यानी वो बाहर निर्यात ज्यादा नहीं करता। तो सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, वो करता है भारत, चावल का। उत्पादन में सेकंड नंबर पर और निर्यात करने में फर्स्ट नंबर पर है भारत। गेहूं में कौन है, चीन है फर्स्ट नंबर पे। गन्ना में कौन है, ब्राजील। चाय में चीन, मूंगफली में भी चीन, और काजिन में वियतनाम। अब ये कुछ प्रमुख फसलें थी, खाद्य फसलें, जिनमें क्या हमने देश बता दिए कि फर्स्ट पर कौन है। अब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लिए आपको ये याद रखना है। प्रभावशाली आंकड़े आपको देखने को मिलते कैसे, कि भारत हर चीज में फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। मतलब देश में उत्पादकता बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उत्पादकता समान नहीं है। कैसे हो सकता है कि एक विशेष क्षेत्र में, यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ज्यादातर हम क्या ले रहे हूँ, अच्छी पैदावार कर रहे हूँ। भले ही हम, फिर हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे झारखंड और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में जहाँ पैदावार कम हो रही है। क्यों हो रही है, इसके भी कई कारण है, कारण आप सभी को पता है। अब आप खुद सोच के एक बार सोचिए, 1 मिनट के लिए, क्या क्या हो सकती है। आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए एक बार कि कमी क्यों है। कमी है फसल संबंधित जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वित होने की, यानी जो एग्जीक्यूशन है वो सही तरीके से हो नहीं रहा है। सेकंड, कहीं हो सकता है सिंचाई की कमी हो। तीसरा, कि पता हो कि भूमि की जो उर्वरकता है वो कम हो। चौथा, वहां पर इनपुट करने के लिए जो आय होती है, जो पूंजी होती है, उस पूंजी में कमी हो। और वहां की जो बैंकिंग व्यवस्था हो वो इतनी सुदृढ़ ना हो, यानी बैंकिंग व्यवस्था मदद ना कर रही हो किसके लिए, पूंजी के लिए। पूंजी किससे संबंधित है आपकी, कि एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकें, यानी खेती कर सकें। और भी कई कारण हो सकते हैं। तो कृषि उत्पादकता समान नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं है। अब दो टर्म्स हैं यहाँ पर, कि फसल उपज यानी क्रॉप यील्ड। आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है, क्यों, क्योंकि हो सकता है हिंदी में वो अलग नाम दे दे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब हो सकता है दोनों में जो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या कर दीजिए, चेंज कर दे, एक दूसरे का कॉन्सेप्ट एक दूसरे में डाल दे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्रॉप यील्ड क्या होती है, प्रति भूमि इकाई पर किसी उत्पादन की मात्रा को मापता है। यानी देखिए, हमेशा आपसे जब भी बोला जाएगा ना कि प्रति यूनिट, ये यूनिट का मतलब क्या होता है, ये 1 फीट हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 बीघा, 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर, ये कुछ भी हो सकता है कृषि से संबंधित हो तो। अब अब मान लीजिए 1 बीघा या 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, तो ये क्या है, आपकी फसल उपज, यानी प्रति भूमि इकाई पर कृषि उत्पादन की मात्रा। यानी मान लीजिए आप पर यहाँ पर कितना, 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है मान लीजिए, तो इतने क्षेत्र पर 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो ये क्या है, आपकी फसल उपज यानी क्रॉप यील्ड है। अब फसल गहनता क्या है, एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलें उगाना। अब ये दो प्रकार से हो सकती हैं। देखिए, आप सभी को बताया, जो नॉर्मल आप सभी ने देखा है, जैसा कि आपका उत्तर भारत में की जाती हैं ये फसलें, कैसे कि हम क्या करते हैं, खरीफ की, रबी की और फिर जायद की फसलें लेते हैं। कैसे कि जब आप खरीफ की फसल लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप धान करेंगे, धान जैसी खेती और मक्का जैसी खेती करेंगे। अब जैसे इनको आप काटेंगे, आप इसके बाद क्या करेंगे, आप थोड़ा सा 15 दिन और 20 दिन रुकेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, गेहूं को, गेहूं, चना, इसमें आप मूंगफली जोड़ सकते हैं, खरीफ में मूंगफली, ऐसी फसलों का उत्पादन शुरू करेंगे। अब गेहूं, चना जैसी फसलों का क्या करेंगे आप, इनको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इन फसलों की, फिर इनकी कटिंग कब होगी, आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बीच के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, कुछ जायद फसलें होती हैं या कुछ सब्जियां होती हैं, उनका हम उत्पादन करते हैं। तो हम एक ही साल में अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं एक ही खेत में। अब ये हो गया आपका एक तरीका। अब सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग क्लास में, कि एक ही खेत में लाइनिंग करके, यानी अभी हम देखेंगे कैसा, कि इसमें लाइनिंग डाल देंगे कि इसमें क्या हो रही है, आपकी मूंगफली हो रही है, इसमें क्या हो रही है, आपकी
तिलहन हो रही है या कोई सब्जी कर दी हमने पैदाइश में, इसमें और अन्य खेती कर दी, तो हम एक ही खेत में कई फसलें उगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फसल गहनता। ये इसका सूत्र भी दिया हुआ है। अब एक कैंडल थे, यानी भूमि विज्ञान संबंधित शोधार्थी थे, उनका नाम क्या था? कैंडल। उन्होंने क्या किया था? क्षेत्रीय वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? कृषि उत्पादकता के आधार पर। किसका? भारत का। आप इस मैप को देखिए ध्यान से कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी है भारत में। तो हाई कहाँ है? हाई आप सीधा से कहाँ देखेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैदानी क्षेत्रों में, यानी यहाँ पर उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है ये एरिया, ये पंजाब हरियाणा वाला एरिया। कि ये क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदियाँ गई थी? हमारी सतलज, रावी, झेलम जैसी नदियाँ थी यहाँ पर। तो उससे क्या हुआ? मैदानी निर्माण क्षेत्र स्टार्ट हुआ। ये क्षेत्र होती है, यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपका एमपी मिल जाएगा। तो ये बुंदेलखंड एरिया छूट गया, ये आपका यूपी, ये आपका बिहार, थोड़ा सा यहाँ पर क्या आपका किसका हिस्सा? छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर थोड़ा सा किसका हिस्सा? यहाँ पर झारखंड। और ये आपका पश्चिम बंगाल। ये कौन सा हिस्सा? ये ब्रह्मपुत्र वाली जो वैली है, तो इसलिए क्या है? ये महत्वपूर्ण है। ये ऐसे आई है। तो ये किसका एरिया है? तो ये एरिया में क्या आती है? हाई यील्ड, यानी अधिक उत्पादकता होती है। तो आपको मैंने प्रदेशों के नाम बता दिए। अब ये क्या है आपका? ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुछ हिस्सा है आपका क्या है? ये आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ पर ज्यादा क्यों है? यहाँ पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये क्या है? मानसूनी जलवायु यहाँ पर अनुकूल होती है। मानसूनी जलवायु अनुकूल होती है। और ये क्या आपका? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट तो आपने देखा होगा जब भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जो ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से स्टार्ट होती हैं, जिनका उद्गम पश्चिमी घाट पर होता है, तो होता क्या है कि वो पूर्वी घाट पर पहुंचकर ही क्या होती हैं? सागर में मिलती हैं। इससे क्या होता है? जो क्या है? अवसाद है। अवसाद है, या उसको क्या बोल देंगे हम? निक्षेप है। वो इन क्षेत्रों में जाके इकट्ठा होता है। इससे क्या होता है? भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। अब क्या करना है आपको? हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, प्रीलिम्स में ना भी पूछे, प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही कि उच्च उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र और उनको क्या वार्ड दे? वर्गीकरण करके पूछ ले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है बनाने में, लेकिन अगर आपने ये क्लास या ये टॉपिक मैंने अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लिया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे? उच्च में कौन सा आ रहा है आपका? गंगा मैदान, असम मैदान, प्रायद्वीपीय नदी घाटी। कारण उपजाऊ भूमि, उच्च फसल गहनता। अब प्रायद्वीप कहाँ है? ये है आपका असम मैदान। असम का मैदान ये है। गंगा के मैदान, ये गंगा का मैदान पूरा है, ये वाला एरिया। अब मध्यम उत्पादकता वाले क्षेत्र, यानी ये लाइनिंग वाला, ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश का कुछ आधा एरिया मान लीजिए, ये छत्तीसगढ़। मालवा पठार, गुजरात पठार, तमिलनाडु पठार, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। और ये केरल का हिस्सा भी है इसमें। ये पठार क्यों बोला है? केरल का हिस्सा भले ही है ये, लेकिन पठार में किस में आता है? ये तमिलनाडु में ही आता है। कम उत्पादकता वाले क्षेत्र कौन से हैं आपके? कम उत्पादकता वाले कौन से? आपका बुंदेलखंड एरिया। कि यहाँ पर ये बुंदेलखंड एरिया आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है। देखना ध्यान से दीजिए, देखिएगा आप कि ये एरिया बुंदेलखंड का यहाँ तक आता है, लेकिन कुछ में क्या है आपकी? मीडियम है, कुछ में क्या आपका? कम है। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटानागपुर का पठार, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, ये है आपकी पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। ये एरिया, ये पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। कारण क्या है? सुनिश्चित सिंचाई नहीं, स्थानांतरण खेती। अब आप पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो ज्यादातर खेती कौन की जाती है? झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि आप सभी को पता होगा, अगर ना पता हो तो सीधे समझ लेते हैं। जो हमारे जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? वो झूमिंग कृषि ही करते थे। वो करते क्या थे कि 2 या 3 वर्ष क्या करते थे? एक ही खेत पर खेती करते थे। जब उसकी उर्वरकता कम हो जाती थी, शायद देखिए, अगर हम उसमें क्या नहीं डालेंगे? फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। फर्टिलाइजर का सीधा मतलब उर्वरक का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें डीएपी डाल दो या यूरिया डाल दो, नहीं। आप इसमें जैविक उर्वरक भी डाल सकते हैं, यानी बायो ऑर्गेनिक चीजें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या करते थे? जैसे इसकी उत्पादकता कम हुई तो वो सोचते थे कि ये खेती या ये भूमि खराब हो चुकी, तो वो क्या करते थे? यहाँ से स्थानांतरित होकर अन्य जगह अपनी खेत बनाते थे, फिर यहाँ पर 2 या 3 साल खेती करते थे। फिर उत्पादकता यहाँ कम हुई तो फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाते, तो इसको क्या बोलते थे? झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। और वही जो विशेषता है वो अंग्रेजों के टाइम पर भी चली। कहाँ पर? आपके उड़ीसा और झारखंड के एरिया और पश्चिम बंगाल का
इधर वाला एरिया, इस क्षेत्र में ज़्यादातर वो चली, और मध्य प्रदेश की भी कुछ क्षेत्रों में। लेकिन अब क्या है, अपडेट हो रहे हैं लोग और नॉलेज भी हो रही है, और सरकार प्रयास करती है कि झूमिंग कृषि ना हो। इससे क्या होता है, जगह जगह क्या होता है, वनों का कटाव होता है। वनों का कटाव से सीधा सा मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति झूमिंग कृषि कर रहा है तो वो क्या करता है, जब वो अपने लिए खेत तैयार करता है तो वहां पर जो पेड़ या जो पौधे होते हैं उनको क्या करता है, कट कर देता है। तो जंगलों की सफाई करता है, यानी जंगलों को काट देता है। तो इसको रोकने के लिए क्या है, सरकार झूमिंग कृषि पर रोक लगाती है। लेकिन वर्तमान में भी कई सारी जो पूर्वोत्तर एरिया, जैसे कैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे आप मिजोरम देख लीजिए, मणिपुर है, आपका जो असम वाला ये एरिया है, यहाँ पर क्या आपका त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर। तो ये एरिया है, यहाँ पर अभी भी कई सारी जो जनजातियां वो क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करती हैं। तो कम उत्पादकता इस वजह से है। बहुत कम उत्पादकता कहाँ मिलेगी आपकी, पश्चिमी घाटों का वर्षा छाया क्षेत्र। अब वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ पर आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। आप ज्योग्राफी में आपने पक्का पढ़ा होगा इसको। तो होता क्या है, जब मानसून आता है तो मानसून इससे टकरा के क्या बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे। तो यहाँ का जो एरिया, यहाँ पर मानसून की जो वर्षा है वो पहुंचती ही नहीं है। नहीं पहुंचने से होता क्या है कि यहाँ की जो उत्पादकता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, भारत की जो फसल प्रणाली है वो क्या है, मानसून आधारित है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल समझा दिया कि ये पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, मानसून ऐसे एंटर हो रहा है। अब इससे टकराएगा तो टकराने की वो कोशिश क्या कर रहा है, यहाँ जाने की, लेकिन पहाड़ियों से टकरा के क्या पहुंचता है, यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ से एंटर कर देता है वो ऐसे। यहाँ से एंटर करते हुए वो यहाँ मिलता है, यहाँ तक पहुंचता है। और ये क्या है आपका अरावली, ऐसे अरावली क्षेत्र आया तो अरावली के ऐसे होते हुए जाता है। राजस्थान का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, थार। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब भारत में फसल प्रणाली के प्रकार कौन कौन से हैं। फसल प्रणाली के प्रकार हम क्या क्या देखेंगे, भौगोलिक स्थिति, जलवायु क्या है, स्थिति क्या है, स्थलाकृति, भूभाग, ढलान भी है, ऊंचाई भी है। जलवायु क्या है, वर्षा भी है, तापमान, मिट्टी के प्रकार, उपजाऊपन, भूमि स्वास्थ्य, भूमि का आकार, ये चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, अब कितने प्रकार से खेती हो सकती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो आया हुआ ही भी है। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो टर्म है या शब्दावली वो आई हुई हैं। बाकी यूपीपीसी और अन्य पीसीएस और यूपीएससी अदर एग्जाम कंडक्ट करा था उसमें आया हुआ है। यानी ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, यानी आप इसमें 3 स्टार लगा सकते हैं इस शब्दावलियों में। एक फसल एक प्रणाली, एक ही भूमि पर हर साल एक फसल उगाना। यानी मेरा एक खेत है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे गेहूं उगाना हो तो मैं सिर्फ गेहूं ही उसमें क्या उगाऊंगा। इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, खेत को खाली छोड़ दूंगा। सेकंड क्या है, बहु फसल प्रणाली, एक साल में एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसलें उगाना। जैसे कि हम सामान्यता करते हैं कि पहले हमने गेहूं कर लिया, इसके बाद हमने क्या कर लिया, धान कर ली, या मूंगफली कर ली, या मक्का कर ली, पैदा कर ली। अब अंतः फसल प्रणाली या इंटरक्रॉपिंग, आप सब ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज कि इसके इंग्लिश वाले नाम ही याद रखें हिंदी की मुकाबले। हिंदी के नाम आप याद रख सकते हैं, अगर दोनों को याद रखें तो अच्छी बात है। अगर याद रखना ही हो तो इंग्लिश के नाम याद रखें। अगर आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ गया तो आप इंटरक्रॉपिंग लिख सकते हैं, किसमें, देवनागरी लिपि में। यानी कैसे लिखेंगे आप, इंटर क्रॉपिंग ऐसा लिख सकते हैं आप। अंतर फसल प्रणाली क्या होता है, एक ही खेत में निश्चित पंक्ति व्यवस्था के साथ 2 या अधिक फसलें एक साथ उगाना ताकि प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादकता प्राप्त हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि खेती खेती कैसे हो, निश्चित पंक्ति व्यवस्था, इसमें पंक्ति डाल, लाइन डाल दें हम कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्जियों के मामले मान लेते हैं कि इसमें हम आलू पैदा कर रहे हैं, इसमें टमाटर, इसमें और ऐसे मिर्ची वगैरह कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, हमें एक ही खेत में जाकर सब्जियां मिल जाएंगी। वो होगा क्या कि हमें क्या मिलेगा, अधिक उत्पादकता प्राप्त होगी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। अब सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या होती है, एक ही भूमि में एक के बाद एक वर्ष में 2 फसलें उगाना। पहली फसल कटाई के बाद अगली फसल लगाई जाती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में किसमें देखा था, मिश्रित फसल प्रणाली में। अब इन दोनों में अंतर क्या है, 3 में और 5 में। ये दोनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, एक वर्ष में बिना किसी निश्चित पंक्ति व्यवस्था के एक ही एरिया में 2 या अधिक फसलें उगाना। अब ये क्या था आपकी
एक ही भूमि में एक के बाद एक वर्ष में 2 फसलें उगाना। पहली फसल कटाई के बाद अगली फसल लगाई जाती है। यानी इसमें क्या हो सकता है आपका कि इसमें लिखा क्या था सीधा सा, एक वर्ष में बिना किसी निश्चित पंक्ति व्यवस्था के एक ही खेत में 2 या अधिक फसलें उगाना। कि हो सकता है वो क्या कर दे आपका, पहले उसने गेहूं का उत्पादन कर दिया, गेहूं का उत्पादन, फिर इसने क्या कर दिया, धान का उत्पादन कर दिया। हो सकता है कि वो गेहूं गेहूं का ही कर ले, यानी धान का ना करते हुए बट डबल फसल ले ले, यानी सिर्फ धान की खेती ही करे। और इसमें क्या है, वो एक फसल के कट जाने के बाद करता है। अब इसमें क्या देखेंगे, रिले क्या होता है, पहली फसल के बीच में दूसरी फसल लगाना। यानी जैसे हम मान लीजिए मक्का तैयार होने वाली, यानी ये पककर तैयार हो चुकी है, तो इससे पहले क्या करेंगे हम, इसमें सेम की बीज डाल देंगे इसी खेत में। तो मक्का जब कट जाएगी तब तक क्या होगा, सेम के जो बीज हैं थोड़े से अंकुरित हो जाएंगे, तो क्या होता, हमारा टाइम बचता है और हम कम समय में अधिक फसल ज़्यादा ले सकते हैं। यानी एक खेत है, इसमें पहले से मक्का खड़ी हुई है, यानी इसमें पक चुकी है खेती, तो इसमें क्या डाल देंगे हम, सेम लगा देंगे इसी खेत में, जो जगह बची रहती है वहां पर। तो हम मक्का की कटाई कर देंगे ऊपर ऊपर से, तो नीचे क्या बचेगा, आपकी सेम की जो पेड़ है वो बचे रहेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, सब्जियां भी इसमें मिल जाएंगी। और ये क्या आती है आपके रिले, ये क्या आपकी एली या एग्रो फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं इसको, कृषि फसलों के साथ पंक्तियों में पेड़ लगाना। यानी हमारा जो खेत है इसमें हम क्या करेंगे कि साइड साइड में क्या कर देंगे, हम पेड़ भी लगा देंगे। पेड़ कौन से, जो फल वाले पेड़ है। इससे हुआ क्या, इससे हम फल भी बेच सकते हैं या खाद्य उत्पादन कर सकते हैं, और हमारे साथ में खेती भी तो हो ही रही है। रेटून फसल प्रणाली, कटाई के बाद जड़ों या डंठलों से पुनः उगने वाली फसलें। आपने सबसे ज्यादा फेमस जो किसानी संबंधित जो आप अभ्यर्थी हैं उनको पता होगा, गन्ना होता है इसमें सबसे ज्यादा फेमस। कि गन्ना, अनानास, केला, कपास, ज्वार, यानी हम क्या करते हैं, इनको जड़ से नहीं काटते हैं, इनकी जड़ से ही 2 या 3 बार हम क्या ले लेते, खेती ले लेते हैं। कि हमने मान लीजिए बीज डाल दिया इसमें, इसमें खेती तैयार हो गई, तो हम ऊपर का पार्ट्स काट देंगे इसके, और बाकी की जो नीचे की डंठल हैं, जो जड़ हैं, उनको नहीं काटते। कुछ महीनों बाद इन्हीं से क्या नई फसल तैयार हो जाती है। तो ये क्या होगा आपका, फसल प्रणाली के प्रकार हो गए। हो सकता है इससे क्वेश्चन 2025 में 1 या 2 क्वेश्चन बन जाए, तो ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये PYQ वो पूछे जा चुके हैं। और बार बार किस में आते हैं, आपके करंट अफेयर्स में क्यों आते हैं, क्योंकि कृषि संबंधित कभी भी जो जो भी आपका एडिटोरियल या न्यूज आएगा, तो उसमें इन चीजों के बारे में हमेशा दिया ही रहता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए भारत में मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट में हम शामिल कर लेते हैं। तो 3 निर्माण प्रक्रिया होती हैं, क्या होती हैं, लेटराइजेशन, ओटजोलाइजेशन और ग्लीजेशन। ग्लीजेशन होता है, यानी ग्लीकरण, ग्लीजेशन, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ग्लीजेशन, पोडजोलिजेशन, आराम से पढ़िए आप, पोडजोलिजेशन और लेटराइजेशन, लेटराइजेशन जेशन। देखिए अब ये क्या होता है, गर्म और आर्द्र जलवायु। अगर आपने ज्योग्राफी पहले से पढ़ा हुआ तो आपको पता है आर्द्र जलवायु का मतलब क्या है, जिस जलवायु में नमी होती है। वर्षा द्वारा सिलिका, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है खनिज हैं, घुल जाते हैं किसमें, मिट्टी में। मिट्टी का रंग ईंट जैसा लाल हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें खनिज हैं वो घुले हुए हैं, इसलिए। इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है, क्यों होती है, वर्षा के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या है, घुल जाता है वो। ये क्या है, पॉर्सोलाइजेशन, ये है ठंडी और गीली जलवायु में होती है, विशेष रूप से उप आर्कटिक क्षेत्रों में, बोरियल और उप आर्कटिक क्षेत्रों में। लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है, सीधा सा मिट्टी होती है, उसमें जो खनिज होते हैं वो धीरे नीचे जाते रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लीचिंग। यानी ये मिट्टी है, ये मिट्टी की परत देख लीजिए आप ऐसे, कि यहाँ पर हमारी खेती होती है, ये हमारे मकान बने हुए हैं ऐसे, और ये हमारा खेत है। तो मिट्टी का अगर परत देखें हम, तो यहाँ पर अगर खनिज तत्व हैं तो वो नीचे नीचे जाते रहते हैं धीरे धीरे। यह क्रिया कैल्सिफिकेशन की विपरीत होती है। ऊपरी परत में सिलिका की अधिकता होती है, यहाँ पर सिलिका अधिक होता है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अगर पढ़ेंगे तो। ये क्या है, गीलीकरण जल भराव और खराब जल निकासी के कारण होता है। अब
ये अवस्था आपको कहाँ दिखेगी? ये अवस्था दिखेगी आपको पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। क्यों दिखेगी? वहाँ पर आप देखेंगे 1965 और 66 में हरित क्रांति हुई, तो वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका क्या देखा गया? लाभ देखा गया। इन्होंने क्या किया? सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाने लगी, अन्य चीज़ों के लिए सब्सिडी दी जाने लगी, तो इससे हुआ क्या? वहाँ के लोगों ने सिंचाई अधिक की। सिंचाई अधिक होने से क्या होता है? वहाँ का जो एरिया है, वो एरिया थोड़ा-सा ऐसे है, ना कि समतल होती हो, पंजाब हरियाणा का एरिया है। तो वहाँ पर क्या है? जल भराव अधिक हो जाता है पूरे एरिया में, कि यहाँ यहाँ तक कि मोटर चालू है तो चालू रह गई तो क्या होगा? पूरे खेत भर गए। होता क्या है उससे? कि जो उसके उर्वरक तत्व होते हैं भूमि के, वो धीरे-धीरे पानी के साथ नीचे जाते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गिलीकरण या गिलीजेशन बोलते हैं इसको। तो ये क्या हुआ? आपके मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हो गई। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा सब्सिडी टॉपिक पढ़ते हैं हम स्टार्टिंग। अब सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? सब्सिडी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 मिनट में इसको लिख लीजिए जल्दी से। सब्सिडी एक प्रकार की आर्थिक सहायता है, जिस सरकार द्वारा ज़रूरतमंद लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनके लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वहनीय बनाया जा सके। अब इस परिभाषा का उपयोग आप मेंस में भी कर सकते हैं, यानी आपका जो नोट्स है, वो आपका मेंस में भी काम आएगा, सीधा-सा। अब सब्सिडी ये हो गया ये। अब इसको सब्सिडी को जो देने का तरीका है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन-कौन सा तरीका हो सकता है? अब ये है आपका प्रकार जी, कौन-कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं? या तो क्या कि करें हम, कि जिन लोगों को हमको सब्सिडी देना है, उनको वस्तुएँ और जो सेवाएँ दे रहे हैं हम, वो कम कीमत पर दें, कम कीमत पर। जैसे कि अब इसका उदाहरण हम कहाँ देखेंगे? पीडीएस में, कि गेहूँ जहाँ ₹20 किलो मिलता है हमको 20 से 25, वो हमको 2 या ₹3 किलो मिल जाता है पीडीएस की दुकान पर। ये हो गया क्या? पहला प्रकार। आप लिखते जाइए साथ में। लिखिए, पॉइंट में लिख लीजिए इसको परिभाषा के साथ, कि लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराकर। सेकंड क्या है आपका? लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से नगद राशि का अंतरण करके, प्रत्यक्ष रूप से नगद राशि का अंतरण अंतरण करके। तीसरा, लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर सरकारी खरीद के माध्यम से। ये क्या होगा? हमारा तीसरा पॉइंट। अब पहले का उदाहरण क्या देख लिया हमने? पीडीएस। तो एग्जांपल में लिखिए, उदाहरण के रूप में पीडीएस। सेकंड में अंतरण लिखा क्या? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या होता है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपने योजनाओं का नाम सुना होगा, और कई सारी योजना पहले भी चल रही थी, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? लाडली बहना योजना। इसमें क्या होता है? एक निश्चित अमाउंट या निश्चित राशि क्या होती है? हर महीने खाते में डाल दी जाती है। तो ये क्या है? सरकार हमको डायरेक्ट पैसे दे रही है। किसके लिए? लाभ पहुंचाने के लिए। किसके लिए? जरूरतमंद लाभार्थियों को, ताकि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वहनीय बनाया जा सके, सीधा सा। तीसरा क्या है? ऊंची कीमतों पर खरीद कर, यानी इसका सीधा सा मतलब किससे? एमएसपी से। यानी फसलों को वो गारंटी देती है कि मैं तो खरीद ही लूंगा, कोई नहीं खरीदेगा तब। अब सब्सिडी का ये हो गया। अब सब्सिडी के कई प्रकार होते हैं। ये तो क्या हुआ था? हमारा सब्सिडी देने के प्रकार थे। अब सब्सिडी के कई प्रकार होते हैं। अब सब्सिडी में क्या-क्या आता है आपका? खाद्य सब्सिडी आता है, गैस सब्सिडी आता है, कृषि सब्सिडी आता है। कृषि जो हम पढ़ने वाले हैं वो, पेट्रोलियम सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी आदि। अब क्या होता है? एक-एक पॉइंट में समझ लेते हैं। खाद्य सब्सिडी को अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी से इसकी क्या लिखेंगे आप? प्रकार लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए, सब्सिडियों के प्रकार। अब जल्दी से आप क्या करेंगे? इसको लिखते जाएंगे साथ में। इसके अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट डालेंगे आप क्या? खाद्य सब्सिडी। अब लिखिए, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धन व्यक्तियों के लिए कम दरों पर, या कम की जगह लिख सकते हैं आप क्या? हाँ, आप लिख सकते हैं सस्ती दरों पर। हाँ, सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न आवश्यक खाद्यान्न पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सेकंड लिखिए, ब्याज सब्सिडी। ब्याज सब्सिडी हेडिंग डाल दी है आपने। अब लिखिए,
इसके अंतर्गत शिक्षा ऋण पर ब्याज, शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन पर जो ब्याज होता है पर ब्याज, फसल ऋण एवं औद्योगिक ऋणों में ब्याज संबंधी सब्सिडी प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा कि कई सारे बैंक्स या कई सारी योजनाएं कैसे आती हैं, नहीं लिख पाया हो तो लिख लीजिए। इसके अंतर्गत शिक्षा ऋण पर ब्याज, फसल ऋण एवं औद्योगिक ऋणों में ब्याज संबंधी सब्सिडी प्रदान की जाती है। आप सबने देखा होगा कि आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो क्या होता है, सरकार उसका ब्याज माफ कर देती है, या वो बोलती है कि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ कितना 90,000 रुपये ही भरना है। तो ये क्या है, हम जो ब्याज देने वाले हैं, जो वापस करने वाले थे इंटरेस्ट, वो कौन दे देगी, सरकार दे देगी। अब तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका पेट्रोलियम सब्सिडी। कभी कभी होता क्या है, पेट्रोल पर भी क्या करती है सरकार, सब्सिडी दे देती है। सीधा सा मतलब पेट्रोलियम सब्सिडी में क्या लिख देंगे आप, पेट्रोलियम उत्पादों को वहनीय दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सब्सिडी प्रदान की जाती है। और ये हो गया 2 पॉइंट्स और हैं आपके, कर सब्सिडी। अब आपको क्या करना है, इनको खुद से लिख लेना है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। और निर्यात सब्सिडी लिखना चाहते एक एक पॉइंट में लिख लीजिए जल्दी से। यह सब्सिडी मुख्य रूप से कर सब्सिडी में लिखेंगे औद्योगिक घरानों को उपलब्ध कराई जाती है ताकि विपरीत आर्थिक स्थितियों में वह उत्पादन जारी रख सकें। मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि कोई बड़ा जो फैक्ट्री का मालिक है, जो बड़ा औद्योगिक मालिक है, या औद्योगिक में एक बड़ा नाम है जो उद्योगों को चलाता है, अगर उसको कोई कमी होती है, यानी उसके पास पैसे की कमी है, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, हम उस पर टैक्स लगाते हैं। उस पर कौन सा टैक्स लगाते हैं, आपने पढ़ा था निगम आयकर। तो निगम आयकर हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वैसे ही उस पर कमी चल रही है, अगर हम उस पर ऐसे ही टैक्स लगाते रहे तो एक दिन उसका क्या है, उद्योग बंद हो जाएगा, उससे क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, इससे हम बचना क्यों चाहते हैं, एक तो और उद्योग बंद हुआ तो इसमें जो लोग लगे हुए, यानी 50,000 लोग काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार होंगे। सेकंड, जो ये उत्पादन कर रहा है महत्वपूर्ण चीज़ों का, ये सप्लाई भी घटेगी, सप्लाई कम होने से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। आपने सप्लाई का और सीधा सा मतलब पढ़ा है कि अगर सप्लाई बढ़ती है तो महंगाई कम होती है, सप्लाई घटती है तो महंगाई बढ़ती है। तो इसमें दोनों में संबंध किसका होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब आपका कौन सा है, फिफ्थ कौन सा लिख सकते हैं आप, निर्यात सब्सिडी। सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, लिखिए जल्दी से, सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ विशेष उत्पादों, इसको हम समझेंगे अभी, विशेष उत्पादों के मामले में निर्यात ऋण और निर्यात शुल्क संबंधित छूट प्रदान की जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए हम अगर किसी चीज को निर्यात कर रहे हैं देश से बाहर, तो उस पर क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, यानी निर्यात शुल्क लगता है। तो सरकार क्या बोलेगी, ठीक है मैं इसको माफ कर देता हूं, तो इसी माफी को क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, निर्यात सब्सिडी। अब कृषि सब्सिडी को समझते हैं, फिर आपके सामने लिखिए। अब ये कितने प्रकार से मिल सकती है, कई प्रकार से मिल सकती है। देखिए, एक तो क्या मिलती है आपको, एमएसपी मिलती है। सेकंड, आप जब आप उर्वरक खरीदते हैं तब भी आपको मिलती है। जब आप किसी के लिए बिजली का बिल भरते हैं तो इस पर भी आपको सब्सिडी मिलती है। आपको जो लोन मिलते हैं वो भी आपको सब्सिडी पर मिलते हैं। तो कृषि संबंधित सब्सिडी कई टाइप से हो सकती है। उद्देश्य आपको पता है, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लीजिए, किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना, वही अच्छी अच्छी चीज़ें पूरी। अब आगे क्या है, अब विवाद क्या उठाता, देखिए सब्सिडी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विवाद, कि ये तो मिल रहा है ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, हम इसको पीडीएस को पढ़ेंगे और साथ में क्या, हम एमएसपी को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो हम पढ़ ही लेंगे। बाकी जो इसमें क्या लिखा है, ऋण लिखा है ना, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण, इसको हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, किसमें, 365 की जो क्लास होगी इकोनॉमी की, उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें विवाद क्या था, विवाद यही था कि देखिए ये 2 प्रकार से विवाद था, एक था डब्ल्यूटीओ का विवाद, एक था आंतरिक विवाद। आंतरिक विवाद क्या था, आंतरिक समस्या हो सकते हैं, विवाद नहीं हो सकते, इसको आंतरिक समस्या बोलिए और डब्ल्यूटीओ का विवाद बोलिए। समस्या ये थी
कि हम इतना सारा जो सब्सिडी देते हैं इससे होता क्या है, हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे होता क्या है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। राजकोषीय घाटा मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। सीधा सा पहले ही पॉइंट ये था। क्षेत्रीय असमानता आती है, यानी एक क्षेत्र में किसी प्रदेश ने किसी क्षेत्र को एमएसपी ज़्यादा दे दी, या उस प्रदेश में जो बैंक्स काम कर रही हैं, तो सरकार ने क्या आदेश दिया कि तुमको ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, प्रायोरिटी सेक्टर अपना निश्चित करना है कि मुझे इसमें लोन ज़्यादा देने हैं। तो वो लोन्स ज़्यादा देंगे, ऋण ज़्यादा देंगे, तो होगा क्या, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण से क्या होगा, उत्पादन होगा। उत्पादन से क्या होगा, एक क्षेत्र में उत्पादन वहीं चल रहा है, एक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, तो इससे होगा क्या, क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। अब सेकंड क्या है, लघु और बड़े किसानों के बीच अंतर। आपको खुद पता है कि छोटे किसानों के पास ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। कई सारी योजनाएं, जैसे अगर वो लोन लेने जाएं तो बैंक सीधा बोलते हैं कि आपके पास भूमि कितनी है गिरवी रखने के लिए, यानी सिक्योरिटी के रूप में। तो वो बोलेगा मेरे पास सिर्फ कितना है, 1 हेक्टेयर से भी कम है, या 1 एकड़ से कम है, 1 एकड़ से मेरे पास कम है। तो ज्यादातर बैंक 100 में से 90 बैंक उसको क्या, 90 बार या 90 किसानों को लोन देंगे ही नहीं। जबकि बड़े किसानों को ये लोन मिल जाता है या ऋण मिल जाता है। तो ये पॉइंट, उत्पादन असंतुलन हो जाता है, यानी गेहूं पर एमएसपी मिल रही है, अगर कोई अन्य फसलों पर एमएसपी नहीं मिल रही, तो अन्य फसल का जो उत्पादन है वो कम होता है और गेहूं धान का ज्यादा हो जाता है। वित्तीय भार हमने समझा दिया आपको, और पारदर्शिता की तो कमी है ही। अब डब्ल्यूटीओ के साथ विवाद क्या था, डब्ल्यूटीओ ने सीधा सा बोला, डब्ल्यूटीओ मैंने आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ये क्या बोलता है, ये हमेशा रखता है कि कहीं पर भी जो आर्थिक व्यवस्था रहे, जो आयात निर्यात रहे, खाद्यों का चीजें रहे, जो व्यापार रहे, उस पर क्या हो, स्वस्थ रहे। स्वस्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई बेईमानी ना करे। तो इस डब्ल्यूटीओ को क्या लगता है कि अगर आप सब्सिडी देते हो तो आप एक तरफा सहायता कर रहे हो लोगों की, यानी आप जो नियम बने हुए हैं व्यापार संबंधी, उन नियमों को तोड़ देते हो। अब तो इससे क्या होता है, इस पर ऑब्जेक्शन किसने उठाया, भारत ने उठाया सीधा सा। इससे तैयार होके इस भारत ने क्या बोला कि कई सारे देश हैं जो कि पहले आजाद हो चुके थे या जो पहले स्वतंत्र हो चुके थे, तो उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली, या उन्होंने तो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लिया। लेकिन जो हाल ही में हुए हैं, हाल ही का मतलब क्या है, 1950 के आसपास, तो उन क्षेत्रों की, उन देशों की व्यवस्था खराब है, तो उनको तो जरूरी हो जाता है क्या देना, सब्सिडी देना अपने लोगों को। तो इसमें सिर्फ भारत नहीं आता, भारत के साथ क्या आता है, नेपाल जैसा देश आता है, चाइना आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि कई सारे देश, अफगानिस्तान है, आपके कई सारे अफ्रीकी देश हैं उसमें। अब तो फिर डब्ल्यूटीओ ने क्या किया कि मैं एक व्यवस्था करता हूँ, उस व्यवस्था से क्या होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने क्या किया, एक बॉक्सीफिकेशन किया, यानी बॉक्सीकरण किया इसने, कि इसने 3 भागों में बॉक्स को बांटा। पहला बॉक्स कौन सा है, ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर इस ये चीजें हैं, ये चीजें कौन सी, आपकी अनुसंधान प्रशिक्षण से संबंधित कोई चीज है। देखिए ये है आपका, जो कृषि उत्पादन या व्यापार को न्यूनतम रूप से प्रभावित करती है। सब्सिडी ऐसी नीतियों को दर्शाती है, अगर ऐसी कोई सब्सिडी है जो क्या कर रही हो, मान लीजिए अनुसंधान को बढ़ावा दे रही हो, अनुसंधान को बढ़ावा दे रही हो, नई नई जो नीतियां हैं उनको बढ़ावा दे रही हो, जागरूकता को बढ़ावा दे रही हो, यानी जो डायरेक्ट क्या इफेक्ट नहीं कर रही हो, डायरेक्ट मदद ना कर रही हो किसमें, उत्पादन बढ़ाने में, तो इनको क्या बोलते हैं, हम ग्रीन बॉक्स में रखते हैं ऐसी सब्सिडी को। तो ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के लिए स्वीकृत है, यानी यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकती है सरकार, किनको, जनता को सब्सिडी दे सकती है। तो ये क्या हुआ आपका ग्रीन बॉक्स। आपको पेन के माध्यम से बता देते हैं और अच्छे से। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रीन बॉक्स हो गया। ये आपका ग्रीन बॉक्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब आपका क्या हो गया, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स सेकंड देखेंगे, ये क्या, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स क्या होता है, हो सकता है ऐसी सब्सिडियां जो कि क्या है, डायरेक्ट
आपके उत्पादन को बढ़ा रही हैं। यानी कैसे बढ़ा रही हैं? आप एमएसपी देती हैं, आप क्या करते हैं, बिजली संबंधी उर्वरक हैं वो भी आप सब्सिडी पे प्रदान कर रहे हैं। तो इससे होता क्या, डायरेक्ट उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये किस में आती है? एम्बर बॉक्स में आती है। तो एम्बर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? एम्बर बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि ऐसी सब्सिडी को किस में रखा जाता है? तो एम्बर बॉक्स में रखा जाता है। एम्बर बॉक्स में रखा जाता है। जैसे एम्बर बॉक्स, ये आपका बॉक्स था, ये आपके 3 बॉक्स थे, तो ये आपका एम्बर बॉक्स हो गया। अब यहाँ पर समझने की चीज़ है कि एम्बर बॉक्स को भी 2 बॉक्सेस में बाँटा गया है, यानी इसके 2 भाग किए गए हैं। कौन-कौन से भाग हैं इसके? देखते हैं हम। इसको बाँटते हैं हम व्हाइट और रेड बॉक्स में। देखिए आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं इसमें। कि ये आपका बॉक्स है। तो एम्बर बॉक्स को हमने कितने भागों में बाँटा? 2 भागों में। एक क्या है आपका रेड और एक क्या है आपका व्हाइट। तो व्हाइट, इन दोनों भागों में कैसे बाँटा और क्या बताया? अब एम्बर बॉक्स से संबंधित डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि जो विकासशील देश हैं वो अपने जो एम्बर बॉक्स से संबंधित जो सब्सिडियां हैं, यानी कृषि उत्पादन की जो सब्सिडियां हैं, उन पर 10% सब्सिडी दे सकती है। यानी इसकी जो परसेंटेज है वो 10% होना चाहिए। और विकसित देश हैं, जो डेवलपमेंट हो चुका है जिन देशों का, तो उनके लिए ये लिमिट कितनी है? 5% है। तो इस 10% सीमा को कहाँ रखते हैं हम? व्हाइट बॉक्स में, जहां अनुमति हमको मिली हुई है। और रेड बॉक्स किसको बोलते हैं? जहां अनुमति हमको नहीं है। यानी इस 10% पर आपको क्या है? सब्सिडी देने की अनुमति है, और इस 90% पर आपको अनुमति नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेड बॉक्स। नेक्स्ट देखिए हम क्या, आप बोलेंगे ब्लू बॉक्स। यह सब्सिडी विशेष परिस्थितियों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए दी जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ उत्पादन सीमाएं होती हैं। डब्ल्यूटीओ इसे व्यापार को कम प्रभावित करने वाली सब्सिडी मानता है। अब इसमें वो बोलता क्या, सीधा सीधा सा, कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, हो सकता है ये 10 हेक्टेयर का खेत हो, तो इसको हमने कई भागों में बांट दिया। तो सरकार क्या बोलेगी कि मैं एक काम करता हूँ, तुमको सब्सिडी दे देता हूँ, किसमें? उर्वरक में दे दूंगा, यानी फर्टिलाइजर में, इरिगेशन के लिए दे दूंगा, और बिजली के लिए दे दूंगा। बिजली बिल में आपके लिए माफी हो जाएगी, और एमएसपी भी दे दूंगा। लेकिन वो एक लिमिट लगा देगा कि आप सभी अपने पूरे खेत की बजाय सिर्फ इतने में ही खेती करेंगे। इससे हुआ क्या? उत्पादन में वृद्धि भी नहीं होगी, और आपका क्या, सब्सिडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं, कभी कभी होता क्या है, भूमि की उर्वरकता कम होती है। तो इस उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? भूमि को 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। तो हम 2 साल सिर्फ इस हिस्से पर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अगले 2 साल क्या करेंगे हम? फिर सिर्फ इतने हिस्से पर। नेक्स्ट पे अलग कलर से बता देते हैं आपको। हाँ, फिर अगले 2 साल हम क्या करेंगे? सिर्फ इस एरिया में क्या करेंगे? हम खेती करेंगे। तो उससे हुआ क्या, जब तक इसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी, तो या इसका जो पॉइंट है इसको यूज करने का, तो वो क्या आपका संतुलित रखने पर जोर देता है। क्या? पर्यावरण संरक्षण और फसल विविधता को सुनिश्चित करती है। इसलिए क्या दी जाती है? ब्लू बॉक्स। तो हमने इसको कैसे कैसे पढ़ा, अब इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, इसने सब्सिडी है, सब्सिडी को क्या बांटा? 3 बॉक्सों में बांटा। कौन सा आपका? पहला बॉक्स क्या था आपका? ग्रीन बॉक्स। सेकंड क्या था आपका? एम्बर बॉक्स। थर्ड क्या था आपका? ब्लू बॉक्स। अब ये क्या है? ये आपके 2 भागों में बांटे। कौन सा आपका? व्हाइट और आपका क्या? रेड। अब कलर में देख लें इसको, क्या ये हो गया आपका रेड, अब ये हो गया आपका एम्बर बॉक्स, एम्बर कलर। कलर्स में बता देते हैं आपको। पहला वाला हो गया आपका क्या? ग्रीन बॉक्स। और लास्ट क्या हो गया आपका? ब्लू, ब्लू बॉक्स जो आपके सामने लिखा हुआ। अब ये हो गया आपके वॉक्सिफिकेशन हो गया आप क्या। आप सीधा सीधा सा 1 मिनट में और समझ लेते हैं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। अरे ये हट गया, आप सीधा समझ लीजिए कि आपका क्या था? आपका ग्रीन बॉक्स था। ग्रीन बॉक्स में क्या है? इस सब्सिडी पर कोई लिमिट नहीं होगी। इस सब्सिडी में हम क्या क्या रखते हैं? अनुसंधान रिसर्च संबंधित कोई भी ऐसी सब्सिडी है जो सरकार दे रही है। किसके लिए? मान लीजिए किसी पर कोई शोध करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या दे रही है? सरकार सब्सिडी दे रही है। तो क्या है वो? किस में आएगा? ग्रीन बॉक्स में।
तो इस पर कोई लिमिट नहीं है सरकार की, यानी WTO की, कि सरकार कितनी भी सब्सिडी दे सकती है। फिर हो गया आपका एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में क्या हुआ आपका, एम्बर बॉक्स को दो भागों में बांटा गया कि ये डायरेक्ट इफेक्ट तो कर रही है, यानी उत्पादन को सीधा सा बढ़ावा दे रही है, लेकिन इस पर 10% पर क्या दे सकती है, फिर भी सरकार इसको सब्सिडी दे सकती है। बाकी का जो इस पर सब्सिडी नहीं दे सकती उसको क्या बोलते हैं हम, रेड बॉक्स बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका, ब्लू बॉक्स, यानी यहाँ पर सब्सिडी दे सकती है, इस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या करती है, वो उत्पादन पर एक सीमा लगा देती है कि सिर्फ इतना ही उत्पादन हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, लास्ट, इन तीनों में अंतर क्या है, पूर्णतः स्वीकृत, इसे कम करने की आवश्यकता है, नियंत्रित लेकिन स्वीकृत। अब आप इसको खुद देख सकते हैं, आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ये क्या लिखा है, द मिनिमस सीमा, ये क्या है, जब मैंने आपको बताया था ना 10% और 5% की आप पर लिमिट लगी हुई है, ये लिमिट लगी हुई है, तो इसी लिमिट को क्या बोलते हैं हम, डी मिनिमस लिमिट। इस वर्ड को आप याद रख लीजिए, अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के गलत हो जाए, क्योंकि उनको लिमिट का पता है लेकिन इसका नाम नहीं पता है। सीधा सा वो पूछ लेगा द मिनिमस सीमा किससे संबंधित है, तो उसमें क्या लिखा होगा, PDS से, औद्योगिक ऋण लोन लिख देगा इसमें, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, और फोर्थ लिख देगा आपका क्या, आपका सब्सिडी से। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो क्या लगा के आएंगे इसमें, बैंकिंग व्यवस्था से, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, जो 10% और 5% की सीमा लगाई गई है, इसी को क्या बोलते हैं हम, द मिनिमस सीमा या डी मिनिमस लिमिट। अब हमारा टॉपिक कौन सा आता है, MSP, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक साल बीच में छूटता होगा, लेकिन हर साल एक या दो क्वेश्चन से पूछ जाते हैं। MSP का सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये थोड़ा क्या है, ये न्यू को यहाँ पर डाल दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, वह मूल्य है जिसे सरकार किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य के रूप में सुनिश्चित करती है। MSP का सीधा सा मतलब होता है कि मान लीजिए महीना कौन सा चल रहा है अभी वर्तमान में, एग्जाम्पल के लिए अभी चल रहा है आपका कौन सा, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर या नवंबर। तो गेहूं की क्या है, बुआई बोलते हैं इसको, बुवाई बोलते हैं, यानी हम बीज को डाल रहे हैं खेत में, तो इससे पहले सरकार क्या बोलेगी कि मैं गेहूं को एग्जाम्पल के तौर पे 33 रुपए किलो खरीदूंगा आप सभी से, तो ये क्या हो गया, आपकी MSP हो गई। यानी जो MSP का निर्धारण किया जाता है, ये कब किया जाता है, खेत जो फसल है उसकी बुआई से पहले। तो जब गेहूं जब तैयार हो जाएगा, तो भले ये क्या हो, इसमें गुणवत्ता संबंधी कोई प्रॉब्लम हो या इस पर क्या मौसमी निर्भरता कुछ भी हो, उत्पादन अधिक हो कम हो, तो ये सरकार पर क्या रहता है दायित्व कि वो 33 रुपए किलो में ही खरीदेगा इसको। तो ये क्या हो गया कि न्यूनतम बिक्री मूल्य होता है, यह मूल्य फसलों की लागत और किसानों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए तय किया था। स्टार्टिंग कब की गई थी, 1965 में। अब 1965 की अगर आप सभी क्लास ले रहे हैं लगातार, तो मुझे बताइए जल्दी से कि 1965-66 के आसपास हुआ क्या था, जल्दी से आपको कमेंट करना जल्दी से कीजिए कि 1965-66 के आसपास हुआ क्या था। आप सभी का आंसर है क्या, हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति हुई थी, इसी की वजह से हम क्या लाए थे, MSP, यानी हमने किसानी और क्या अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और किसानों को क्या खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया था, हमने MSP की स्टार्टिंग की थी कब, 1965 में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में सरकार द्वारा 22 फसलों के लिए MSP दी जाती है। हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन देखे जाएं, तो आप क्या करेंगे, बजट के बाद एक डाटा आप खुद से देखिएगा, अगर ना मिले तो हम आपको क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको अपडेट करा देंगे। तो अभी के लिए क्या है, सिर्फ 22 फसलें हैं। तो 22 फसलें कौन सी हैं, खरीफ फसलें हैं 14, रबी फसलें 6, और जो अन्य फसलें वो कितनी है आपकी यहाँ पर 2। ये गन्ना क्या है, ये गन्ना FRP पर आता है, ना कि MSP। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये अभी हम देखेंगे। तो ये खेती कौन सी है आपकी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या सभी फसलों के नाम याद रखने हैं। अगर मैं सीधा सा पॉइंट में बोलूं इस बात को, इस क्वेश्चन का आंसर दूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि हाँ आपको याद रखना है। और आपके मन में ये आएगा इसको याद रखना बड़ा टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है।
अगर आपने इस पूरे जो बना हुआ है इस बॉक्स को 5 से 7 बार सिर्फ पढ़ ही लिया तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में इसके अलावा कोई किसी फसल का नाम दिया होगा तो आप एकदम से आप बोल देंगे कि ये फसल एमएसपी में नहीं आती। तो इसको याद रख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है तो इसको याद करना है। अब इसकी सिफारिश कौन करता है, यानी इसको देता कौन है और कौन देता है? तो सीएसीपी क्या करती है, 22 फसलों के लिए क्या करती है, एमएसपी की सिफारिश करती है, ना कि क्या करती है, बोलती है कि हम देंगे। नहीं, ये सिर्फ सिर्फ सिफारिश करती है। देता कौन है? सीसीईए। कौन देता है? आपका सीसीईए। अब ये सीसीईए क्या है? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सीएसीपी क्या है। सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये क्या है? सिफारिश की जाती है। अब इसको तो हम अलग से देखेंगे ही इन सभी को। और सीसीईए क्या करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करता है? इसका एमएसपी का निर्धारण करता है कि कितना किसको देना है। अब तोरिया और रेपसीड सरसों की एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। छिलका रहित नारियल की एमएसपी नारियल की गूदे के आधार पर तय होती है। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है आपकी कि एमएसपी, ये सभी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? एमएसपी पर। और गन्ना किसके अंतर्गत आता है? आपके एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसका इसमें सीधा सीधा सा अंतर क्या होता है, अंतर को देखते हैं। अब देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है अंतर, देखिए पैरामीटर। इसकी परिभाषा क्या है? किसानों को उनके उपज के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य। अब ये सिर्फ किस पर मिलता है? ये सिर्फ गन्ने पर मिलता है, याद रखिएगा। और इसको कौन देता है? सरकार द्वारा दिया जाता है। सबसे मुख्य पॉइंट इसका क्या है? इसको सरकार द्वारा दिया जाता है एमएसपी को। इसको दिया जाता है किसके द्वारा? चीनी मिलों द्वारा, यानी जो शक्कर की जो फैक्ट्रियां हैं, शुगर फैक्ट्रियां हैं, उनके द्वारा इसको दिया जाता है। फसलें कितनी है इसमें? 23 या 22। आप वर्तमान में देख लेंगे कितनी फसलों पर मिल रहा है। अभी तो सिर्फ 22 लिखा हुआ है। अगर बजट के बाद कोई चेंज होता है तो आप उसको देख लीजिएगा। ये किस पर मिलता है? केवल गन्ना। तय करने वाला कौन है? सीएसीपी करता है। सीएसीपी इसका निर्धारण कौन करता है? सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका भी कौन करता है? सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है, यानी तय करने वाला केंद्र सरकार। सीएसीपी इसकी कौन करता है? सिफारिश करता है। सीसीईए ये कौन करता है? इसमें सीसीईए ही करता है। सीसीईए सीसीईए कौन? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। लक्ष्य वही सिस्टम है। गन्ना किसान सीधे चीनी मिलों से एफआरपी प्राप्त करते हैं। सरकार एमएसपी के तहत फसलों की खरीद करती है, जैसे एफसीआई द्वारा। एफसीआई भी हम अभी देखेंगे। कानूनी गारंटी, एमएसपी का भुगतान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। याद रखिएगा कि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कि मान लीजिए सरकार ने बोला कि हम एमएसपी से आपसे क्या लेंगे? फसल लेंगे, और सरकार आपसे मना कर देती है तो आप सरकार पर कोई केस नहीं कर सकते। एमएसपी का मुद्दा लगभग 2 या 3 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2024 में अभी दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी क्या हुआ था? 1-2 महीने बात हुई है जब एमएसपी के लिए बैठ गए थे कहाँ? किसान दिल्ली में आकर दोबारा। एफआरपी का भुगतान कानूनी रूप से अनिवार्य है, ये याद रखना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एमएसपी का भुगतान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लागू क्षेत्र क्या है? सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ये कौन से क्षेत्रों में है? गन्ना उत्पादक राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में लागू है। अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है? मुख्य रूप से, सीधा सा। अब उत्पादन लागत। अब देखिए, अब एक पॉइंट हुआ कि ठीक है एमएसपी तो देते हैं, लेकिन किस आधार और किस बेसिस पर देते हैं? एक मिनट रुकिएगा आप सुनिए। कि मान लीजिए सरकार आपको देती है तो वो किस सूत्र का उपयोग करेगी आपको देने के लिए? यानी वो सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कि गेहूं को देखकर क्या बोलती है कि 30 रुपए दे दो, ऐसा नहीं। इसके लिए क्या करती है? वो मापदंड या पैमाने का यूज करती है। वो पैमाना क्या होता है? तो पैमाना सीधा सा होता है, एक आपके लिए कॉन्सेप्ट है स्पष्ट लागतें। सबसे पहले उसको लिखिएगा। इसको देखने से पहले इसको लिखिए सबसे पहले। स्पष्ट
लागतें। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में लिखिए, एक्स प्लस एफ प्लस कॉस्ट। अब इसको लिखिए, किसानों द्वारा अन्य लोगों को वस्तु या मुद्रा रूप में किए जाने वाले सभी भुगतान। यानी अगर वो क्या ला रहा है, अपने लिए बीज ला रहा है, तो वो किस में आएगा? एक्स प्लेट में लाएगा। अगर वो अपने लिए क्या ला रहा है, अपना बिजली बिल अदा कर रहा है, किसी अन्य, अगर उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, तो वो किराए से ला रहा है, तो उसको किराया देना पड़ेगा। तो इस सभी को क्या बोलते हैं? स्पष्ट लागतें। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका क्या? निहित लागतें। निहित लागतें, इसके आगे सिर्फ क्या लगा दीजिए? एम लिखिए, IMPLICIT, इम्प्लिस्ट या इम्प्लिट बोलते हैं, सी इसमें साइलेंट है। कॉस्ट, कॉस्ट्स। तो ये क्या है? पहला हमने देख लिया कि क्या है स्पष्ट लागतें, क्या क्या होती हैं, जिसके रूप में हमको पैसा चुकाना पड़ता है किसी भी किसान को। सेकंड क्या है? स्वयं की भूमि। स्वयं की भूमि, इसमें आप बना सकते हैं ऐसा कि 3 प्रकार से लिख सकते हैं आप इसमें। पारिवारिक श्रम, पारिवारिक श्रम और स्वयं की पूंजी। अब ये क्या है? आपकी निहित लागतें। और इसी को क्या बोलते हैं हम? निहित लागतों का अनुमान कैसे लगाते हैं? अब निहित लागतों का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो इसका अनुमान लगाते हैं हम किस पर? अवसर लागत पर। अब अवसर लागत किसको बोलते हैं? हो सकता है अवसर लागत, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट पर लेकर या किसी वर्ड को लेकर यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता ही है। 2 या 5 क्वेश्चन उसके पक्के हैं हर साल। पॉलिटी में वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता ही है, इकोनॉमी में भी पूछता है। तो अवसर लागत क्या है? अवसर लागत का सीधा सा मतलब है, यानी मेरे पास क्या है? एक कार है। इस कार का यूज कैसे करता हूं मैं? कि मैं अपनी फैमिली को कहीं पर ले जाने के लिए करता हूँ, किसी अन्य स्थान पर डेली मुझे रेगुलर उनको ले जाना पड़ता है और वापस लाना पड़ता है। तो इसके लिए तो कोई किराया लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो फैमिली मेंबर हैं, यानी परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर मैं इसी को किराए से लगाता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो मुझको कितना मिलता महीने का? 20 से 25 हजार रुपये इस कार के लिए। तो मेरी अवसर लागत कितनी है? 25 हजार रुपये। लेकिन वो 25 हजार मुझे मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मैं इसको खुद के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ आपका? जो मैंने आपको निहित लागतें बताई, तो निहित लागत क्या थी आपकी? अवसर लागत का ही एक रूप है। आपको सही तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, निहित लागत है, बीच में लिखिए पेज में निहित लागत, इसके बीच में ऐसे खींचिए। पहले भी लिखेंगे आप क्या? स्वयं की भूमि। सेकंड लिखेंगे आप पारिवारिक श्रम। तीसरा लिखेंगे स्वयं की पूंजी। पहला क्या था? स्वयं की भूमि। अगर वो खुद खेती नहीं करता, उसको क्या दे देता? किसी अन्य व्यक्ति को क्या किराए से दे देता, यानी काश्तकारी से, यानी बटाई से। तो उसको एक पेमेंट मिलता कितना? 30 से 35 हजार, 50 हजार या 1 लाख रुपए, कुछ भी मान सकते हैं आप। 1 लाख। सेकंड क्या है? पारिवारिक श्रम। अगर मैं खुद खेती करता हूँ, तो मेरी फैमिली मेंबर भी इसमें काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर यही व्यक्ति कहीं और जाके मेहनत करते, यानी किसी अन्य के खेत पर, अन्य किसी फैक्ट्री में, तो उनको पर डे मिनिमम 500 रुपये तो मिलते ही। अगर 3 व्यक्ति हैं तो 1500 रुपये। तो मैंने जितना खर्च या इतना इसमें इनपुट दिया, अगर मैं इसको और कहीं खर्च करता तो मुझे इतने रुपए मिलते। तो ये क्या हो गया आपका? पारिवारिक श्रम। अब स्वयं की पूंजी। तीसरा क्या था आपका? स्वयं की पूंजी। तो स्वयं की पूंजी से मतलब क्या है? जो पैसा मैंने खेती में लगाया है, अगर यही पैसा मैंने और कहीं लगाया होता, तो यहाँ से मुझे पूंजी पैदा होती, यानी मुझे उत्पादन होता, उत्पादन से आय होती। तो ये क्या है? आपकी निहित लागतें, जो आपको दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, सीधा सा। तो जब सरकार द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, तब स्पष्ट लागतें और निहित लागतें दोनों का उपयोग किया जाता है, या दोनों को आप समझ सकते हैं कि ध्यान रखा जाता है। तो इसका सूत्र क्या है? A2 क्या है? सबसे पहले तो A2 से समझने के पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? A2 समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा A1। अब A1 क्या होता है? A1 सबसे पहले आप लिखिए, A1 का सूत्र लिखिए। A1 बराबर क्या होता है?
भूमि पर या किसी अन्य की भूमि पर लिखिए, अन्य की भूमि पर लगान को छोड़कर अन्य सभी स्पष्ट लागतें, स्पष्ट लाभ की। अगर मैं किसी अन्य की भूमि पर खेती कर रहा हूं तो क्या स्पष्ट लागतें हम पढ़ चुके हैं कि मैं क्या करूंगा, यंत्रों के लिए पैसा दूंगा। अन्य अगर मुझे मजदूर लगाने पड़े एक्स्ट्रा तो उसके लिए मैं पैसा दूंगा। मैं बीज ला रहा हूँ खरीद कर तो उस पर उर्वरक ला रहा हूँ तो क्या स्पष्ट लागतें। अन्य की भूमि पर खेती कर रहा हूँ तो लगान को क्या छोड़कर, यानी और खुद की भूमि पर तो लगान लगती ही नहीं। अब A2 क्या है, A2 का सीधा सा मतलब है A1 प्लस भूमि पर लगान। अगर अन्य किसी व्यक्ति की क्या है, भूमि है, यानी अगर मैं बटाईदार हूं तो बटाईदार का सीधा सा मतलब क्या होता है, मुझे क्या देना पड़ता है, इतना परसेंटेज देना पड़ता है किसका, उत्पादन का। यानी 50% मानिए, मुझे 50% कितना देना पड़ता है इसको, जो मालिक है उसको। और मैं कौन हूं, आपका बटाईदार, बटाईदार हूं मैं। तो ये 50% को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लगान। तो इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, A2 में क्या जोड़ देते हैं हम, लगान जोड़ देते हैं। अगर हम किसी दूसरे की व्यक्ति की क्या फसल को लिए हुए हैं, तो इसमें क्या लिखा है, बीज उर्वरक। तो ये किस में आते हैं, स्पष्ट लागतें। ये भी क्या स्पष्ट लागतें, ये भी। और किसान द्वारा सीधे नगद और वस्तु के रूप में सभी किए गए भुगतान, तो ये क्या आपका A2। और पट्टे पर ली गई भूमि, तो इसका क्या चुकाना पड़ता है हमको, लगान। तो क्या था हमारा A1 प्लस भूमि पर लगान, अगर अन्य की भूमि ली गई है तो। आप आपके लिए एक और सूत्र, तीसरा सूत्र कौन सा है, A2 प्लस FL। ये क्या है, स्पष्ट लागतें। अगर इसको लिखना है तो इसमें से मत लिखिए, मैं बोलते रहा हूँ, उसको लिखिए, स्पष्ट लागतें प्लस, प्लस लिखिए, पारिवारिक श्रम के लिए अनुमानित मजदूरी। यानी स्पष्ट लागतें तो आपने इसमें बात कर ही ली। FL क्या है, FL का सीधा सा मतलब है कि मेरी फैमिली जो परिश्रम कर रही है इस खेती पर, तो उसका भी तो कुछ मिलना चाहिए, मेहनताना। यानी इसका शब्द का यूज क्या करते हैं, मेहनताना, मेहनताना मिलना चाहिए कुछ, या कुछ हमको पूंजी मिलनी चाहिए, या हमारी कुछ आय होनी चाहिए। तो ये क्या है, FL। अब C2, अब किसान जो आंदोलन पर बैठे हुए थे उनकी एक डिमांड थी कि आप A2FL का यूज ना करते हुए सिर्फ C2 का यूज करें। C2 में क्या क्या होता है, C2 में A2FL तो होता ही है साथ में, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, सभी प्रकार के जितने भी खर्चे होते हैं स्पष्ट एवं निहित लागतें, यानी सभी लागतें। तो किसानों की मांग क्या थी, किसानों की मांग ये थी कि आप जो सूत्र का उपयोग करें वो स्पष्ट करें कि आप किस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। अभी क्या करती है सरकार, अभी वो सूत्र बता देती है कि हाँ मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या करती है, कोई एविडेंस नहीं देती है कि मैंने इसी का यूज किया। तो वो किसान बोल रहे थे कि आप गारंटी दो कि आप C2 के आधार पर ही क्या दोगे, हमको MSP दोगे। और सेकंड क्या बोला था कि MSP की आप हमको गारंटी दो कानूनी रूप से, जो कि अभी नहीं है। ध्यान रखिए इस चीज को। तो C2 में क्या है आपकी, स्पष्ट लागतें प्लस सभी निहित लागतें। अब आप समझ गए होंगे कि किसान इसके लिए क्यों बोल रहे हैं C2 के लिए और A2FL के लिए मना क्यों कर रहे हैं। अब सरकार MSP किसके ऊपर करती है, आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा। तो सरकार बोलती है कि हम इन दोनों को ध्यान रखते हैं MSP का निर्धारण करते हुए। यानी अभी पारदर्शिता MSP निर्धारण में है नहीं, सिर्फ सरकार बोल देती है कि हाँ हमने इसका प्रयोग किया है और हम इतना 25 रुपए किलो गेहूं लेंगे, ऐसा कुछ बोल देती है बस। अब इतना सिर्फ आपके लिए समझने की चीज थी और आज जो आपने लिख लिया है। अब MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है, ये हमने पढ़ लिया। उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति बाजार, ये हमने पढ़ लिया। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यानी याद रखने की चीज क्या है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, खुद प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, CCEA से संबंधित है। उद्देश्य क्या, वही उद्देश्य हमने पढ़ ही लिया। अब भूमि स्वर पढ़ेंगे हम। भूमि स्वर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे CCEA CACP और आपका क्या FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
अब भूमि सुधार पढ़ते हैं। भूमि सुधार हमको क्यों पढ़ना है? कुछ वर्ड्स हैं जैसे हदबंदी, चकबंदी, हो सकता है पीवाईक्यू में तो पूछा भी गया है हदबंदी को, और चकबंदी भी पूछा गया है, हो सकता है दोबारा से इसको रिपीट कर दें, इसलिए आपको पढ़ा देते हैं। भूमि सुधार का सीधा सा मतलब क्या है? आजादी से पहले आपको पता है कि जो भूमि था, भूमि वितरण, वो केंद्रीकृत हो गया था, या आप बोल सकते हैं कि असमान हो गया था। कि एक और तो आप क्या देखें कि एक व्यक्ति के पास 1000 एकड़ भूमि है और कई सारे 50-60 लोगों के पास या परिवारों के पास एक एक बीघा भी नहीं है या कुछ भी भूमि नहीं है। तो क्या हुआ था? असमान हो गया था। असमानता कहाँ से आई थी? ये असमानता आई थी कुछ हजार सालों में। हजार सालों में कैसा है? आपका सामंतवादी व्यवस्था आई, राजा, सूबेदारी, जो अन्य व्यवस्थाएं, जो आपकी जमींदारी व्यवस्थाएं थी, और अंग्रेजों की भी कुछ नीतियां थी, उस वजह से क्या हुआ? असमानता हुई किसमें? भूमि वितरण में। तो इसको सुधारने के लिए सरकार क्या लाना चाहती थी? कि भूमि सुधार। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? भूमि सुधार। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट उसको अपनाए गए, तो हम सीधा सा देखते हैं बिना समय गवाए। तो इसको आप साथ साथ में लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको पीपीटी से भी इसको उतार सकते हैं, सीधा सा लाइक कर सकते हैं। तो मध्यस्थता का उन्मूलन क्या था? देखिए, मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता क्या? किसान और सरकार के बीच में। जब ब्रिटिश सिस्टम चलता था तब एक व्यक्ति था जो बात करता था किसानों की ओर से, किससे? सरकार की ओर, सरकार से। और सरकार जब भी कोई योजना निकालती थी तो वो इससे बोलती थी कि तुम इसमें क्या करोगे? किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाओगे। तो उससे होता था क्या? ये जो मध्यस्थ व्यक्ति है, जिसको उस टाइम पर क्या बोलते थे? जमींदार, या जो मुखिया होते थे गांव के, वो इसका लाभ उठाते थे। तो वो आने वाली योजनाओं का लाभ खुद ले लेते थे और किसानों को इसका कम पैसा दे देते फसलों का। यानी किसानों से फसल ये ले लेगा और इनको किसको दे देगा? सरकार को, ज्यादा पैसों में। तो फायदा किसका था? सिर्फ मध्यस्थों का। तो सरकार का प्रयास प्रयास था कि इन जो मध्यस्थ हैं इनको पूरी तरीके से समाप्त कर देना। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? किराएदारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया बटाईदार क्या होता है। बटाईदार का मतलब क्या होता है? सीधा सा जिनको ना पता हो, कि मान लीजिए ये किसी एक जो ए व्यक्ति है, ये इसकी भूमि है, इसका कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं है इस खेती को करने में, लेकिन ये क्या सोचता है कि मेरे पास अगर भूमि है तो पैसा तो आना चाहिए। तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से बोलता है, एक काम करो, तुम इस खेत को ले लो और इस पर खेती करते रहो, और इस खेती में जो भी उत्पादन हो, उस उत्पादन का एक निश्चित परसेंटेज क्या मुझको दे देना। उसको क्या बोलते हैं हम? लगान बोल सकते हैं, लगान। तो इस लगान तो कितना परसेंट हो सकता है? 30%, 50%। सामान्यतः अगर हम देखें तो 50% ही होता है। तो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि सरकार तय करेगी किसका लगान कितनी होगी, यानी 50 नहीं होगी, 50 बहुत ज्यादा होती है। इसने बोला कि मैक्सिमम 30% होना चाहिए, बस 20 से 30% बस। बटाईदारों के हितों की रक्षा, इसने क्या किया? किराएदारों को भूमि पर सुरक्षा दी गई। किसी बटाईदार को तब तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक वह शर्तें पूरी नहीं करता रहे। अब इसकी शर्तें क्या थी? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बटाईदार को बिना बिना कहे उसको भगा नहीं सकता, यानी वो ये नहीं बोल सकता कि अगली साल से तुम नहीं करोगे। उसको इसका कारण बताना पड़ेगा। कारण वो कैसे बता सकता है? कारण उसका सिर्फ एक ही है कि वो खुद खेती करेगा। कि अगर ए व्यक्ति का हमने उदाहरण दिया था, ए व्यक्ति बी व्यक्ति को तभी हटा सकता है कि वो उसको कुछ महीने पहले इसकी सूचना दे दे, यानी 6 महीने पहले सूचना दे दे, और कारण बताए कि मैं तुमको क्यों हटा रहा हूं। उसको हटाने का सिर्फ एक ही जो कारण था, जो प्रावधान था, वो ये था कि खुद कास्ट, एक वर्ड है खुद कास्ट। खुद कास्ट का मतलब क्या होता है? मैं खुद से खेती करूंगा। तो ये वर्ड आया हुआ है प्रीलिम्स में, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, खुद कास्ट। तो खुद कास्ट का मतलब क्या होता है? जब सरकार चयन देखने जाएगी, अधिकारी देखने जाएंगे कि क्या ये सच बोल रहा है, तो उसका जो घर है वो आसपास ही होने चाहिए इस खेत के। यानी सीधा सा मतलब इसका ये नहीं है कि वो 100 किलोमीटर दूर बैठकर ये बोले कि नहीं मैं तो खुद खेती करूंगा। तो ये तो संभव है ही नहीं। अगर उसको खेती करनी होगी तो उसको अपना घर 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही रखना होगा। ये किलोमीटर भी ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 किलोमीटर रखना पड़ेगा।
तो ये हुआ बेदखली से रोका गया। स्वामित्व का अधिकार, कई सारे जो मालिक मालिक थे, जो जमींदार थे, उनके पास ज्यादा भूमि थी, उन्होंने क्या किया था, बटाई के लिए कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में कई सारे लोगों को दे दिया था जिनके पास भूमि नहीं थी। सरकार ने क्या बोला कि ये भूमि आज से इन्हीं की हो जाएगी, सीधा सा जो जोतता है वही पाता है, सीधा सा ये सिद्धांत का यूज किया गया था। अब क्या है, किसी का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट और आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना पड़े। तो पीपीटी से इनको सभी को अच्छे से आपको राइट करना है, इनको नोट्स को बनाना है अच्छे से। तो भूमि पुनर्वितरण क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके पास ज्यादा भूमि थी उनसे भूमि को लिया और जिनके पास कम भूमि थी उनको दे दिया, सीधा सा मतलब इसको क्या बोलते हैं, भूमि पुनर्वितरण। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एक मिनट रुकिएगा। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट था क्या आपका, चकबंदी, और सेकंड हदबंदी, तीसरा क्या है, सहकारी। तो सेकंड को हम अभी देखते हैं, चकबंदी क्या होता है। चकबंदी का मतलब होता है, मान लीजिए कि मेरे पास 1 बीघा खेती है, पास में भी किसी अन्य व्यक्तियों के पास 1-1 बीघा खेती है, तो मतलब कई हिस्सों में बटी हुई भूमि है। या ऐसी व्यवस्था है जैसे कैसे, देखिए ये एक गांव है, गांव मान के चलिए, इसके अंतर्गत कम से कम 1000 बीघा खेती है। तो मेरी खेती कहाँ पर है, कुछ हिस्सा मेरा यहाँ है, कुछ हिस्सा मेरा यहाँ है उल्टा सीधा, कुछ हिस्सा यहाँ, मतलब कई सारी जगह अलग अलग जगह डली हुई है। तो चकबंदी क्या होता है, चकबंदी में क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर मुझको इतना हिस्सा दे देंगे और ये हिस्सा किसको मिल जाएगा, वहीं के आसपास के किसानों को। तो इससे क्या होता है, हम एडजस्ट करते हैं भूमि को। इससे एडजस्ट हम करते क्यों हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं भूमि के तो वहां पर हम उत्पादन का लाभ नहीं ले सकते पूरा। अगर हम एक साथ खेती करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यांत्रिकीकरण कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी अपना सकते हैं, यानी ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई करवा सकते हैं अगर बड़ी भूमि है तो। अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो हम खुद सोचते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें। तो चकबंदी हमने आपको समझा दी कि जो इधर उधर भूमि डली हुई थी उसको एक ही जगह कर दी, सीधा सा। सहकारी कृषि क्या होती है, सेकंड पॉइंट। आप क्या करेंगे, मेरे मान लीजिए ये एक प्लॉट है एक बहुत बड़ा, इसमें अलग अलग लोगों की खेती है, कि इसमें क्या, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, ये सभी अलग अलग लोग हैं, इन सभी की खेती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चौकोर बना के दिया है। भूमि हमेशा उल्टी सीधी ही होती है, मान लीजिए भूमि आपकी ऐसी हो सकता है जो किसान है उनको पता होगा। लेकिन अब सहकारी कृषि क्या बोलती है कि ये क्या करेंगे, अपनी बाउंड्रीज को खोल देंगे, यानी सीधा सा क्या करेंगे, इनको हाँ। अब ये क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे खेत थे ये एक बहुत बड़ा खेत बन गया। अब सभी मिलकर इसमें कृषि करेंगे, मिलकर इकट्ठा, कि कोई क्या करेगा, कोई बुआई करेगा, कोई बाजार जाएगा किसके लिए, फर्टिलाइजर लेने के लिए, मतलब सभी कार्य मिलजुल कर करेंगे। इससे हुआ क्या, एक बड़ी खेत से क्या होता है, सभी मेहनत करने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होती है, सीधा सा। तो इसको क्या बोलते हैं, सहकारी कृषि, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, हदबंदी। हदबंदी क्या होता है, हदबंदी का सीधा सा मतलब क्या था, अगर हमको भूमि का पुनर्वितरण करना है, यदि किसी व्यक्ति से लेना है तो हमको बोलना तो पड़ेगा ना कि कितनी भूमि तुमसे चाहिए। तो इसके लिए पैमाना क्या था, हदबंदी, यानी सीधा सरकार एग्जाम्पल के तौर पे ये बोल दे कि किसी के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। तो जो 10 हेक्टेयर की जो लिमिट है इसी को क्या बोलते हैं हम, हदबंदी, हदबंदी सीमा बोलते हैं। इससे ज्यादा कोई भूमि होगी तो उस भूमि को कौन ले लेगी, सरकार ले लेगी, और कम होगी तो आपके पास रहेगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, हदबंदी। हर भूखंड का मालिकाना हक स्पष्ट रूप से सीमांकित हो, सीधा सा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं चकबंदी और हदबंदी में। चकबंदी में हम कर क्या रहे थे, जो भूमि के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में डले हुए थे उनको इकट्ठा करके एक जगह बना रहे थे, यानी एडजस्ट कर रहे थे
एक जगह किसी एक व्यक्ति की भूमि को। हदबंदी क्या थी? हदबंदी में हम क्या कर रहे थे, एक लिमिट लगा रहे थे किसी व्यक्ति पर कि तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही भूमि होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो सरकार उनसे ले लेगी। तो यही डिफरेंस है चकबंदी और हदबंदी में। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये कुछ फैक्ट्स और डाटा है आपके पास, इसमें कौन कौन से डाटा आपको याद रखने हैं, ये कि याद रख लीजिए ये, और पांचवा पॉइंट, और वेबसाइट आपके सामने दी हुई है, आपको पीपीटी मिल जाएगी तो आप इसका यूज कर सकते हैं सीधा सा। तो आप सिर्फ ये देखिए, आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना और ये पॉइंट। अब देखिए, कृषि जनगणना हर 5 साल में होती थी, 2015-16 में लास्ट हुई, तो होनी कब चाहिए थी? 20 में, 20-21 में। लेकिन हुआ क्या, लॉकडाउन लग गया, इस वजह से क्या हुआ, अभी तक कृषि जनगणना हो ही नहीं पाई है। तो 10वीं कृषि जनगणना कब हुई थी? 2015-16 में। तो उसके कुछ डाटा हैं, तो इनको आप किस में यूज कर सकते हैं? प्रीलिम्स में तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ और जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टर्म्स हैं, वो क्या है? प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य। जब भी करंट अफेयर्स में न्यूज आती है तो ये वर्ड का हमेशा उपयोग होता है। तो ये क्या है? खरीद मूल्य वह मूल्य जिस पर किसान सरकारों से उनकी कृषि उपज को खरीदती है। यानी एमएसपी का निर्धारण कितना हुआ? 25 रुपए का। सरकार ने बोला कि मैं तुमको 25 रुपए दूंगी, किसका? गेहूं का। तो इस 25 रुपए को क्या बोलते हैं? हम खरीद मूल्य बोलते हैं। इशू प्राइस बाय एफसीआई, अब ये क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत मूल्य क्या है? वही मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के तहत राज्यों और नागरिकों को वितरित करता है। यहाँ पर डिफरेंस आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। कैसे कि आपको समझना है, ये है आपका क्या, सरकार कितने में खरीदेगी, और ये कौन सी प्राइस है आपकी? ये प्राइस है आपकी कितने में आपको वितरण करेगी, यानी विक्रय करेगी। ये है आपका विक्रय, ये है आपकी क्रय मूल्य। तो सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से, तो ये कार्य कौन करता है? एफसीआई करता है। तो एफसीआई है कौन, उसको आगे हम अब ये देखेंगे। तो ये क्या है आपका? सीएसीपी। हमने क्या बोला था, हम आगे इसको पढ़ेंगे। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965, इसको याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? वही एमएसपी की संबंधित जो सिफारिश है वो ये करता है, ना कि निर्धारण। ये सिर्फ बोलता है किससे? सीसीईए से, कि आप ये कर सकते हैं। बाकी जो अंतिम जो निर्णय होता है वो किसका होता है? सीसीईए का। तो ये क्या है? स्वायत्त निकाय है, यह सरकार को केवल सिफारिश देता है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। यानी इसकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, याद रखिएगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए, एड ऑन कर लीजिए इसमें, कि बाध्यकारी नहीं है। पॉइंट पूरा कैसे लिखेंगे आप? कि सीएसीपी द्वारा की गई सिफारिश सीसीईए के लिए बाध्यकारी नहीं है। सेकंड क्या आपका? सीसीईए है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यानी सीसीईए। तो एफआरपी का निर्धारण कौन करता है आपका? यही करता है। गन्ने के लिए कौन करता है? सीसीईए करता है। तो किसको? एमएसपी को मंजूरी देना। और पीडीएस और निर्णय संबंधित, पीडीएस खाद्य नीति से जुड़े जो निर्णय है वो कौन लेता है? आपका सीसीईए। अब नेक्स्ट क्या है आपका? एफसीआई। एफसीआई जो काम क्या कर रहा था आपका? जो वितरण, जो मूल्य का निर्धारण कर रहा था, किसके लिए? जनता के लिए। तो 14 जनवरी 1965 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पीडीएस उपलब्ध कराना था। तो पीडीएस का प्रमुख कार्य किस पर दिया गया है? वो किया गया है एफसीआई को दिया गया है, राज्यों को इशू प्राइस। तो याद रखिएगा, ये टर्म को याद रखिए, इशू प्राइस क्या होता है। इशू प्राइस को हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लिया कि इशू प्राइस होता क्या है। इशू प्राइस बाय एफसीआई, या हो सकता है सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, निर्गत मूल्य। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए हिंदी में, तो इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, इशू प्राइस होता क्या है। अब नेक्स्ट क्या है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का आपने नाम बहुत सुना होगा। बफर स्टॉक का मतलब, सीधा सा मतलब क्या है? सरकार जब आपसे क्या ले लेती है? एमएसपी के माध्यम से क्या लेती है आपसे? खाद्य या खाद्यान्न या फसल ले लेती है, तो उसका क्या करती है? अपने पास एक स्टॉक रखती है। तो इसी स्टॉक को क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक काम कब आता है? जब
मार्केट में किसी भी खाद्य पदार्थ की या किसी भी फसल की कमी हो जाती है, तो खाद्यान्न को उपलब्ध कराना या सुनिश्चित करना, बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखना, किसका उपयोग करते हैं? बफर स्टॉक। तो नाम याद रखिएगा कि बफर स्टॉक होता क्या है। अब देखिए, इसमें याद रखने की चीज क्या है, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। सिंचाई योजना जब भी आती हैं या सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, देखिए इसका टॉपिक का नाम लिखेंगे आप सिंचाई परियोजना। इसमें सिर्फ नाम याद रखने की चीज क्या है, इस परियोजना जब लाती है सरकार, जब निर्माण करती है परियोजना का, तो वो 3 प्रकार से करती है। कौन सी? बृहद परियोजना, मध्यम और लघु। तीनों में आपको याद रखने की चीज क्या है, कमांड एरिया कितना होता है। यानी बृहद परियोजना हम कब बोलेंगे उसको? तब बोलेंगे जब वह 10,000 हेक्टेयर से अधिक होगा। क्या? एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए हम कोई परियोजना लाएंगे, 10 सिंचाई परियोजना, तो उसको बोलेंगे हम बृहद। वैसे ही 2,000 से 10,000 के बीच में अगर योजना होगी हमारी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मध्यम। 2,000 से कम के लिए तो उसको बोलेंगे लघु। सिर्फ यही चीज याद रखने की है, बाकी चीज आप छोड़ सकते हैं। अब ये क्या है, आपके पास भारत में जो मैप दिया है या किसके लिए, भारत में सिंचाई किस प्रकार से होती है, नहरों के माध्यम से कहाँ ज्यादा होती है, या आपका कौन सा एरिया, या आपका पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, और उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी एरिया। बाकी एरिया छोटे छोटे दिए हुए हैं, आप मैप में खुद से इसको देख सकते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन है आपको सामने दिए हैं। ये क्या बताता है कि एमएसपी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्रीकल्चर से तो 100% हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारा मुद्रास्फीति होगा, या गरीबी, बेरोजगारी और असमानता हमारा टॉपिक होगा। तो जल्द ही हमारी ये 2 क्लास के बाद क्या होगा, हमारी स्टैटिक क्लासेस खत्म होने वाली हैं।